तो एनवायरनमेंट जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी जो पहलू है एनवायरनमेंट में लेकर, सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे इसका सिलेबस क्या है और पिछले कई सारे एग्जाम में चाहे वो प्री हो और मेंस हो यहाँ पे क्वेश्चन कितना पूछा गया है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में कितनी है और आपको भी थोड़ा फोकस्ड होता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना इंपॉर्टेंस देनी क्यों है, कितना मैं समय दूंगा इतने क्वेश्चन हल करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी था। अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है, जो सिलेबस का हिस्सा है, आप यूपीएससी का यूपीपीएससी का दोनों का सिलेबस उठा के देख लीजिए, सेम है। इसमें सिर्फ 4 लाइनें आपको देखने को मिलती हैं जो कि सिलेबस में एनवायरनमेंट में लिखी हुई हैं। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जो होते हैं, जो डिसइफेक्ट्स होते हैं, जो आपको कह सकते हैं हानिकारक मुद्दे हैं, वो आपको आपदा प्रबंधन से जुड़ जाता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के कारण ही आपको आपदा प्रबंधन देखने को मिलती है। तो ये 4 लाइनों को पढ़ने के संदर्भ में सिलेबस थोड़ा डिफाइन ज्यादा कर दिया जाता है जब हम पढ़ने लगते हैं, वो हमें पढ़ाऊंगा। लेकिन अब यहां पर देखिए, इन्हीं 4 टॉपिक को अगर लेकर देखा जाए, 2015 से लेकर 2019 तक प्री और मेंस में हर साल कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए। लेते हैं 2015 को। 2015 में अगर हम देखें, पहला टॉपिक आपका है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, और पर्यावरण संरक्षण में प्री में कितने क्वेश्चन पूछे गए? 6 क्वेश्चन। वहीं मेंस में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट ईयर 8 क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद प्री में 7 क्वेश्चन, फिर 6 क्वेश्चन, फिर 7 क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो कहां से आ रहा है कि एनवायरनमेंट को आप प्रोटेक्शन के तौर पर जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो क्रियाविधियां हैं वो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है जब आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। कि मोस्टली ओवरऑल क्वेश्चन में से, ओवरऑल क्वेश्चन कितने हैं हर साल को देखिए, 11 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 50% से ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं? पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन, अगेन 50% से ज्यादा है। 12 क्वेश्चन में से 7, 13 में से 6 और 14 में से 7। ऑन एन एवरेज हर साल 50% या उससे प्लस क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक से आ रहा है और वो है पर्यावरण संरक्षण। अब हो सकता है जब आप पढ़ने बैठें आपने सबसे ज्यादा जरूरी पहलू को इसे था, तो यहां पर आपकी स्टडी सबसे ज्यादा फोकस होनी चाहिए कि इस टॉपिक को मुझे अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां पर हो सकता है 50% क्वेश्चन को मैं हल कर सकता हूं। अगर आपने सबको बराबर समय दिया तो आपका टाइम मैनेजमेंट गलत है, कारण कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज्यादा समय भी देना चाहिए। चलिए मेंस को देखते हैं। यहां से मेंस से कितने क्वेश्चन आते हैं? 1, फिर नहीं आया, 2 साल कोई क्वेश्चन नहीं आया इससे, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन और उसके बाद 1 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज एनवायरमेंट मेंस के दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण इंपॉर्टेंट यहां भी दिखाई देता है। दूसरा लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण को लेकर। प्री को पहले देखते हैं, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। अब यहां पे स्ट्रेटजी देखिए, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण को लेकर पहले बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन बदलती हुई ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति के कारण यहां पर देखिए पिछले 2 सालों में 4 और 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बढ़ती हुई नेचर दिखाती कि आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण को भी अच्छे से स्टडी करनी है। यहां से हर एक पहलू से आते हुए क्वेश्चन आपको ज्यादातर आएंगे। अब इन्हीं दोनों को मिला लीजिए, 7 और 6 13, टोटल 14 क्वेश्चन में से 2 टॉपिक से आपके 13 क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे गए। इसके बाद अगर देखें तीसरा, यहां पर इसको मेंस को लेकर देखें तो पहले 2 सालों में यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर 1 आया, फिर नहीं आया और फिर 1 आया। तो मेंस में ऑन एन एवरेज आपको आता है, नहीं आता है, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो टॉपिक है पर्यावरण प्रभाव में आकलन का, 3, 5, 2, 3, 1, अर्थात कि आएगा भी नहीं आएगा, कभी कम और कभी ज्यादा। तो वहां पर ये चीजें चेंज हो जाएंगी। मेंस में देखें पहले साल कोई क्वेश्चन नहीं है, अगले साल 2, 1, 1 और लास्ट में फिर 0 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अब बात करते हैं, एक आता है और भी टॉपिक आपदा प्रबंधन, जो कि मेंस का है, प्री में आता ही नहीं। तो प्री में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेंस से हर साल कम से कम 1 क्वेश्चन कंपलसरी है। यहां पर 19 में आपको 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए। समझ में आ गया कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के इंपॉर्टेंस के तौर पर आपको जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने में आपको क्या क्या जरूरी पहलू जहां पर आपको ध्यान देना है। ऑन एन एवरेज कितना क्वेश्चन आता है? अब बात करते हैं कि टोटल जो क्वेश्चन आता है, एक पेपर आता है, हो सकता है पीसीएस का आप दे रहे हैं 150 क्वेश्चन आएंगे, और जब आप यूपीएससी का देंगे तो उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन में से एनवायरमेंट का परसेंटेज कितना है? ठीक है, 11%, 15%, 12%, 13%, 14%। तो ऑन एन एवरेज कितना है? 10% से ज्यादा और मैक्सिमम 15% तक का एवरेज लेकर चलिए कि एनवायरमेंट से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं।
और एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। ये आप अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। अगर 15 क्वेश्चन आप सही करके आ जाए एनवायरमेंट में, तो ऑन एन एवरेज यूपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए आपको 55 to 60% अचीव करने होते हैं। और 15% आपको अगर एनवायरमेंट दे देता है तो आपकी जो एक कह सकते हैं कि जो बर्डन है वो काफी कम हो जाता है। इसका प्रॉफिट क्या है एनवायरमेंट का? सिलेबस छोटा है, अर्थात कम समय में 15% ले आते हो, कम समय देकर अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हो, तो ये बात होती है कि स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये हो कि आप अपने समय का सदुपयोग करते समय प्राथमिकता क्या है। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्री क्वालिफाइंग है, प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा कि हम कम समय में प्री को बस क्वालिफाई करने की इतना क्या कर सकते हैं। तो यहां पे एनवायरमेंट आपके लिए बहुत जरूरी पहलू है कि आप इसे अच्छे से स्टडी करके जाएं। अब चलिए बात करते हैं कि सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, चलिए अब तो बता दिया आपने इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है, किस चीजों को लेकर ज्यादा ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अब चलिए मैं बताता हूं टॉपिक वाइज। पहला क्वेश्चन था, ये टॉपिक था आपका पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। अब संरक्षण को लेकर किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आर्द्रभूमि को संरक्षण को लेकर आर्द्रभूमि की साइट्स पूछ ली जाती हैं, कौन संस्था इसको लेकर काम करती है संरक्षण को लेकर, कौन सी सरकार के द्वारा योजनाएं इसमें चलाई जा रही हैं, ठीक है, कोई नई चीज में जोड़ी गई घटाई गई, क्षेत्रफल इत्यादि क्या है, कौन कौन से जीव इत्यादि यहां पे संरक्षित किए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको आर्द्रभूमि से जुड़ते हुए पाए जाएंगे। इसके साथ साथ वनस्पति जात और प्राणी जात को लेकर संरक्षण, ठीक है, कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से जैसे बाघों को संरक्षित करने के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, हाथियों को लेकर उसमें चलाई जा रही हैं, टाइगर परियोजना है, गिर को लेकर है, आपको कई सारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाए गए हैं, उसके लिए सरकार के कौन कौन से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, उसके माध्यम से कैसे इनको संरक्षित किया जाता है, कौन से कानून बनाए हैं जिसका उल्लंघन करने पर आपको कितनी सजा इसमें दी जा सकती है। ये सारी चीजों को लेकर यहां पर आपको क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण से आपको पूछा जाता है। अब रामसर संकल्पना है जो कि यहीं से आपको पूछी गई, ठीक है। तो समझौते संधियां भी आपको क्वेश्चन के रूप में पूछी गई। पेरिस जलवायु समझौता हो गया, रामसर संकल्पना हो गई आपको, या फिर सीओपी सम्मेलन आपके हो गए, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन भी आपको इसमें पूछे जाते हैं। अधिनियम को लेकर सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैव विविधता अधिनियम पूछ लिया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कानूनों पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त योजनाएं पूछ ली गई हैं सरकार के द्वारा परिरक्षण को लेकर, जैसे नमामि गंगे परियोजना यहां पर चलाई गई, पर नमामि गंगे क्वेश्चन से डायरेक्टली यहां पर उन्होंने उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये आपको पता होना चाहिए सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर हाल फिलहाल कौन सी योजनाएं चलाई, किसके लिए चलाई, क्या उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, किस क्षेत्र में चलाई जा रही है, किसको ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। यूपीएससी है तो वो यूपीपीएससी है, वो आपको सिर्फ इतना हो सकता है पूछ ले, वन लाइनर ही पूछेगी, लेकिन यूपीएससी जो है वो उसी के चारों विकल्प रख देगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ना क्या क्या है उसमें। नए विकास, तटीय बालू, खनन जैविक, राज्य कृष्ण नदी, जोड़ो परियोजना, बड़ी विकास परियोजनाएं जो पारिस्थितिकी प्रभाव आकलन से जुड़ी हुई हैं, कि एनवायरमेंट में किस तरीके से जो योजनाएं चलाई गई उसका इफेक्ट क्या आया, मूल्यांकन करना उसका, कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि आप बाघ संरक्षण टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, अब टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया उसको जब चलाया गया था और अभी तक इतने सालों में जो पहले संख्या थी उसके बाद कितनी संख्या में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, इसको लेकर रिपोर्ट जारी की जाती है, क्षेत्र वाइज जारी की जाती है, राज्य वाइज जारी की जाती है, नेशनल वाइज आपको जारी की जाती है, वैश्विक स्तर पर तुलनात्मक जारी की जाती है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ते समय इसका भी यहां पर ध्यान रखना है। इसके बाद समस्या और प्रभावों को लेकर, एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस के कारण किस तरीके के आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जलवायु परिवर्तन, उसके कारण बाढ़ आ रही है, हिमनद सुनने में आ रहा है कि पिघल रहे हैं, और उसके कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, कई शहर जो होंगे वो डूब जाएंगे, बाढ़ और सूखे की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, ग्लेशियरों के फटने से उत्तराखंड जैसी स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती, ये सब चीजें होंगी। तो यहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण किस तरीके के इफेक्ट हो रहे हैं उसको लेकर ध्यान रखना है, और इस इफेक्ट का हाल फिलहाल चीजों पर ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे उत्तराखंड को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, नो डाउट, किस क्षेत्र में आई थी, किसके कारण हुआ था, ये पूछ सकते हैं, वो कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ, नहीं तो मेंस में वो पूछ लेंगे आपदा प्रबंधन के नाम पे। तो इसको लेकर ये चीजें हाईलाइट रहेंगी, इनको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट में हाईलाइट चीजों पर आपका ध्यान होना चाहिए। अब बात आती है आप पढ़ोगे कैसे। सबसे पहली चीज, एनवायरमेंट में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
ठीक है, बेसिक नॉलेज पे ध्यान देना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। दूसरा, करंट साथ साथ जरूर पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट का, खासकर एनवायरनमेंट में। मोस्टली जो क्वेश्चन आपको जितना भी एनालिसिस हम करके देखते हैं, मोस्टली ज्यादातर 50% से अबव क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको करंट एनवायरनमेंट में पूछता है, और बाकी चीजें होती हैं अगर वो 4-5 ऑप्शन में आते हैं तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट भी ऐड करते हैं। तो यहां पर प्रश्न की प्रकृति के अनुरूप आपको ध्यान देना है, जिसमें करंट के और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों को साथ में लेकर आप एनवायरनमेंट की स्टडी करोगे। शोध क्या है? अपने स्तर पे आपको बहुत सारी चीजें होंगी जो आप पढ़ रहे होंगे, किसी के पास परीक्षा वाणी होगी, मासूद हुसैन जी की है, करंट मैगजीन है, RS TV को देख सकते हैं, तो उसके माध्यम से एक मल्टीपल रिसोर्स के माध्यम से एक अच्छी स्टडी आप बना सकते हो। आपदा प्रबंधन को लेकर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, विभिन्न प्रकार की आने वाली आपदाएं, चाहे वो भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ है, कुछ संगठन जो इसको लेकर कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और आपदाओं के प्रकारों का विश्लेषण करते हुए आपको मेंस में क्वेश्चन पूछे गए। फिलहाल मेंस फोकस नहीं है, इसलिए आपदा प्रबंधन को हम साइड रखेंगे। अब पर्यावरण को लेकर एक और लेटेस्ट एनालिसिस, क्योंकि 19 तक तो हमने देख लिया, 2020 का मैंने ज्यादा डिटेल से यहां पर हर एक क्वेश्चन कहां से पूछा गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यूपीएससी में उन्होंने पूछे हैं 15 क्वेश्चन 2020 के पेपर में, और यहां पर देख सकते हैं आप कितने, अब ये 50% है आपका, 100 में से 15 क्वेश्चन, 15% क्वेश्चन 2020 में भी पूछे गए। अब क्वेश्चन देखिए किस किस टॉपिक से पूछा उन्होंने, हर एक टॉपिक में कितने क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है प्रदूषण को लेकर, एक प्रदूषण यहां पर है, दूसरा संधारणीय विकास को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जैव विविधता, रामसर साइट, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, हरितगृह प्रभाव, सामुदायिक अंतःक्रिया, सस्टेनेबल पर्यटन, पारिस्थितिकी संक्रमण, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण सम्मेलन, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, लगभग सब कुछ उन्होंने पूछ लिया, एक एक चीजों को एक एक क्वेश्चन पूछ के। अर्थात आप छोड़ने के संदर्भ में आप एनवायरनमेंट में कोई भी गलती नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ लोग यूपीपीएससी भी देना चाह रहे हैं, है ना, पहले भी इसका पेपर भी है। अब यहां पर देखें तो इसमें किसने क्वेश्चन पूछे, उन्होंने 13 क्वेश्चन पूछे। ऑन एन एवरेज परसेंटेज वाइज कम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट है। यहां पे उन्होंने क्या पूछा, मरु राष्ट्रीय उद्यान, भूजल संरक्षण, बाघ आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, कार्बन के सामाजिक मूल्य, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र, हाथी परियोजना, जैव विविधता, वन्यजीव संरक्षण से 2 क्वेश्चन हैं, कार्बन पदचिह्न, कार्बन प्रदूषण, खेती में बायोचार और बेंजीन प्रदूषण। तो अगर यहां पर देखें तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से हैं। थोड़ा आपको प्रदूषण देखें तो प्रदूषण को लेकर तो उन्होंने एक प्राथमिकता दी है, वन्यजीव संरक्षण को लेकर उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, जैव विविधता वाले टॉपिक में आपको काफी सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने का तरीका आपको पता हो वो बहुत ज़रूरी था। तो ये सारा कुछ है जो आपको ध्यान में रखना है ना, ध्यान में रखोगे तो आपको फायदा वहां पर होगा। वॉइस इशू क्यों आ रही है? अभी क्लैरिटी है, एक बार कंफर्म कर लीजिए आप लोग अगर चीज़ें क्लियर नहीं आ रही हैं तो ये पूरा एक विश्लेषण है जो आपको ध्यान रखना है एनवायरनमेंट को लेकर। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये तो विश्लेषण था जो उसको ध्यान में रखना चाहिए आपको। अपना एनवायरनमेंट कभी भी आप सेल्फ स्टडी करिएगा, कि अभी की बात नहीं है, इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए देने जा रहे हैं और आपके सिलेबस में हिस्सा है एनवायरनमेंट का, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एनवायरनमेंट कभी भी आप सेल्फ स्टडी अपने स्तर पर आप करने जा रहे हैं तो ये पूरा एनालिसिस को आप अच्छे से उपयोग कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन का एक आधार बना सकते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। जस्ट मिनट। तो आज एनवायरनमेंट का ये पहला जो चैप्टर है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम एनवायरनमेंट की शुरुआत करते हैं, एनवायरनमेंट बेसिकली आपका है क्या, उसको आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब एनवायरनमेंट जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला और लॉजिकल जो क्वेश्चन होता है, किसी भी बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप पढ़ाना शुरू करते हो तो सबसे पहली चीज़, जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हो पहले उसे वो समझाओ वो चीज़ है क्या। अर्थात पर्यावरण शब्द ही को परिभाषित करिए, उसको अच्छे से आप समझाइए। तो ऐसे एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से अगर हम देखें यहाँ पे एनवायरनमेंट आपका है क्या, तो इसके लिए एक ऑथेंटिक परिभाषा लेते हैं। एक परिभाषा कहती है, जो कि भारतीय संदर्भ में कानून बनाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का एक कानून के तहत एक परिभाषा भारतीय सरकार के द्वारा की गई। अब यहाँ पर इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आप कहीं भी अगर पर्यावरण को लेकर मेंस में कोई आंसर राइटिंग भी आपको पूछी जाए तो वहाँ पर एक अगर आपको परिभाषा देनी हो तो एक ऑथेंटिक परिभाषा होनी चाहिए। तो ये एक आधिकारिक परिभाषा है जिसका आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। परिभाषा क्या कहती है, पर्यावरण
किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया की स्थिति आपकी क्या है? पर्यावरण। अब इसके कुछ शब्द आए, इस परिभाषा को रटना आसान है लेकिन इसको समझना मूल बात है। अब इसने कहा कि पर्यावरण क्या है? पर्यावरण किसी भी व्यक्ति के चारों तरफ का एक आवरण जिससे वो घिरा हुआ है, वो पर्यावरण है। लेकिन वो किस चीज से घिरा हुआ है? तो उसने कहा है भौतिक और जैविक। भौतिक क्या है? मिट्टी, वायु, पर्वत, पहाड़, नदियां। और जैविक क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, अपघटक, अपमार्जक, इन सारी चीजों से। तो इन सारी चीजों से मिलकर के जो आवरण, जिस आवरण से आप घिरे हुए हो, वो क्या है? आपका एनवायरमेंट है। और ये क्या, कौन कहता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की एक परिभाषा के अनुसार हम इसे कहते हैं। दूसरी चीज यहां पर देखिए, ये है पर्यावरण, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि आपका वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थल मंडल है, ठीक है। और इन सब के सम्मिलित स्वरूप से क्या मिला है? जैवमंडल। तो जैवमंडल का मतलब क्या हुआ? जिसमें वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों ही सम्मिलित होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? जैवमंडल। अब जैवमंडल में देखें तो यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ आपको गैसेज हैं, यहाँ आपको नदियां हैं, अब यहीं पर देखें तो जीव भी हैं, ठीक है, खेती है, जमीन है, ट्रेन्स हैं, मनुष्य है, और ये सब कुछ मिलकर जो एनवायरनमेंट जो आप देखते हैं वो क्या है? आपका एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एनवायरनमेंट है। अब इसी को उन्होंने कहा कि संरचना एवं प्रकार। दूसरा क्वेश्चन आता है कि चलिए आपको पर्यावरण तो पता है, लेकिन कहा जाए कि ये पर्यावरण की संरचना क्या है, एक स्ट्रक्चर क्या है। और स्ट्रक्चर को समझने के दृष्टिकोण से, स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको ये जानना है कि यहाँ पर ये तीन चीजें हैं। यहाँ पर सबसे पहले कि भौतिक या अजैविक, ये दोनों ही शब्द आते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, यदि आपको क्वेश्चन में कभी भी पूछ लिया जाए कि पर्यावरण के भौतिक घटक क्या हैं या पर्यावरण के अजैविक घटक क्या हैं, दोनों सेम होता है, ठीक है। चाहे वो भौतिक पूछे और चाहे अजैविक पूछे, दोनों का मतलब सेम होता है। और वो क्या है? आपका स्थल, वायु, जलमंडल। ये ही तीनों क्या हैं? आपके अजैविक या भौतिक पर्यावरण। दूसरा, जैविक पर्यावरण क्या होता है? तो जैविक जिसके अंतर्गत वनस्पति, जंतु, समुदाय यहां पर सारी चीज आएंगे, मनुष्य इसमें आएगा, इन सारी चीजों से जो मिलकर जो समुदाय है वो आपका जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब पर्यावरण को लेकर यहां पर देखिए, पर्यावरण मूल रूप से देखें तो उसकी एक सामाजिक संगठन की रचना है। एक सामाजिक संगठन की यहाँ पे जो रचना है, वहां पर आप इसको क्या कहते हैं? सामाजिक पर्यावरण। एक क्वेश्चन आता है कि सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? आपसे अगर पूछा जाए सर सोशल एनवायरनमेंट क्या है, आप पर्यावरण पढ़ते हो, भौतिक पर्यावरण पढ़ लिया, जैविक पर्यावरण पढ़ लिया, मैं आपसे पूछूं कि आपका अच्छा ये बताइए सामाजिक पर्यावरण क्या है? सामाजिक का मतलब हुआ जो कि आपके विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं सामाजिक जो संगठन से मिलकर बनता है। अब सामाजिक संगठन किससे मिलकर बनता है? विभिन्न प्रकार के लोगों के अंतर्गत पाई जाने वाली विविधता को लेकर के। ये विविधता किस चीज को लेकर हो सकती है? भाषा, क्षेत्र, बोली, धर्म, देशज नागरिक और स्थल इत्यादि, इन चीजों को लेकर के ये जो विविधता है। और ये सारे लोग जब साथ में रहते हैं, जैसे इंडिया को लेइए, इंडिया एक बहुसांस्कृतिक देश है, बहुधार्मिक देश है। तो इंडिया का जो सामाजिक पर्यावरण वो कैसा है कि बहुत सारी संस्कृतियों को और बहुत सारे धार्मिक चीजों से मिलकर के बना हुआ भारत का एक सामाजिक पर्यावरण है। एक सोशल एनवायरनमेंट भारत का है जो एक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक देश के रूप में आप इसे देखते हैं। इसके बाद पूछा गया कि चलिए आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, ये बताइए। इकोनॉमी पढ़ी है, अब आर्थिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? आर्थिक का मतलब अर्थ क्या हुआ? पैसे से लेन देन, विनिमय। अब यहां पे किस चीजों का होगा? भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। अर्थात जैसे कि अब आप पृथ्वी में रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी में आप रहते हैं। अब पृथ्वी में बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं, पेड़ भी होते हैं जिसका आप कह सकते हैं, औद्योगिक लकड़ियां होती हैं जिससे आप पेपर बना लेते हैं, कागज बनाते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में प्राप्त ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो, आय व्यय कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, वो क्या है? आपका आर्थिक पर्यावरण है। अब इसमें क्या आ सकता है? पेड़ पौधे, खनिज के तौर पे लोहा हो गया, कोयला हो गया और अन्य प्रकार के खनिज आपके इसके अंतर्गत हो गए, यूरेनियम इत्यादि हो गई। तो जिन भी चीज का आप व्यापार कर सकते हैं जो कि आपको डायरेक्ट किससे प्राप्त कर रहे हो? नेचर से। जैसे आपका क्रूड ऑयल हो गया, वो भी क्या है? क्रूड ऑयल कैसे बनता है? कोयला कैसे बनता है? वही आपका जो बहुत लंबे समय तक जो वनस्पतियां हैं वो बहुत लंबे समय तक दबी रहें, लाखों करोड़ों साल तक,
एक ताप पे वो क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी कोयला और पेट्रोलियम में, और फिर आप उसी को खनन करके व्यापार कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका आर्थिक पर्यावरण। क्लियर है? तो अगर आपसे अब पूछा जाए कि जैविक, भौतिक, आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण क्या होता है, आप बता सकते हैं? अब इसी में से ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लैरिटी है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे बायोटिक का है, जैविक का है, जीव आएगा, अजैविक का है, मरुस्थल आएगा, अब बायोटिक आएगा। ये एग्जाम्पल आप इससे तौर पे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, एक और चीज़ पूछी जाती है एनवायरनमेंट में, कहते हैं कि पर्यावरण के संगठक बताइए, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब कंपोनेंट्स, संगठक अर्थात संगठक का मतलब क्या होता है, जिन चीज़ों से मिलकर आप कोई चीज़, एक नई चीज़ बनती हो। ठीक है, कई अलग अलग चीज़ों से मिलाकर कोई एक चीज़ बनाएगी, तो वो उसको जो चीज़ मिलके बनी है, अगर उसके बारे में पूछा गया कि भाई इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कार बनाते हैं, हुंडई की हो गई, आपकी क्रेटा होगी मान लो, ठीक है, अब क्रेटा बनी है, अब उसने कोई इंजीनियर होगा, कोई पूछेगा या कोई आया है आपसे डीलर खरीदने के, किसके कंपोनेंट्स क्या है, इसमें खासियत क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना, कौन कौन सी धातुएं हैं, क्या चीज़ें आपने टेक्नोलॉजी लगाई है, फिर आप उसमें बताना शुरू करें, इसका इंजन क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें, तो वो क्या है उसके कंपोनेंट्स, जिससे वो मिलकर सारी चीज़ों से मिलकर वो फाइनली एक प्रोडक्ट बना है। अब यहाँ पर भी यही पूछ रहा है कि पर्यावरण के संगठक क्या होते हैं। अब पर्यावरण के संगठक के तौर पे देखिए, सबसे पहली चीज क्या आती है यहाँ पर, अजैविक, जैविक और ऊर्जा। कितने संगठक हो गए? 3। हमने अभी क्वेश्चन के रूप में इसको डिस्कस किया। तो यहाँ पर देखिए जो ऊर्जा है वो किस दो रूपों में है, एक सौरिक है और दूसरा कौन सी है, भूतापिक। अब सौरिक का मतलब क्या हुआ, जो कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौरिक ऊर्जा कहते हैं या सौर ऊर्जा कहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि भूतापीय ऊर्जा होती है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? जो आप पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की ऊष्मा का अवशोषण भी करती है, उसका उत्सर्जन भी करती है। इसके अलावा पृथ्वी के नीचे का भी तापमान एक है। जब पृथ्वी की संरचना आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि जैसे जैसे आप नीचे चले जाते हैं तो वहां पर आपके सबसे नीचे जो है क्रोड है, तरल पदार्थ की एक स्थिति है, गर्माहट जो होती है बहुत ज्यादा है। तो वो क्या है, वो आपकी भूतापीय ऊर्जा जो उससे धीरे धीरे आपको निकलती रहती है। तो यहां पर लेकिन इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, जो मूल रूप से इफेक्ट है आपका सौरिक ऊर्जा का होता है। अब बात करते हैं कि पर्यावरण विषय के अंतर्गत आप पढ़ते क्या क्या है। कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है, तो एनवायरनमेंट का जो शब्द आता है, उसको शब्द आते ही आपके दिमाग में आता क्या है कि हमें पढ़ना क्या है, किन किन तरीके की चीजें आपको पढ़नी होती हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पारिस्थितिकी के बारे में जानना है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसमें आपको जानना है कि जीवमंडल क्या होते हैं, इसमें आपको जानना है बायोम क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कौन कौन से हैं, इनका हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, नियोजन को लेकर क्या कार्यनीतियां आपकी होनी चाहिए। अब इन्हीं को हम एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। एक टॉपिक जो आपको कल पढ़ना है इकोसिस्टम, ठीक है, फिर उसके आगे जीवमंडल, फिर बायोम, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण, प्रबंधन, नियोजन, जैव विविधता, ये सारे टॉपिक्स आपको एक एक लेक्चर के थ्रू हम पढ़ते चलेंगे। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पर्यावरण के तो ठीक है, पर्यावरण के बारे में आप यहां पर पढ़ रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर एक क्वेश्चन आता है कि मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है। अगर आपसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, कई अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव पर्यावरण का संबंध कैसा है और ये कैसे विकसित हुआ, इसके चरण भी होते हैं। जैसे आज का जो मनुष्य है, आज के मनुष्य का जो पर्यावरण के साथ संबंध है वो पहले ऐसा संबंध नहीं था। आज का जो आपका संबंध कैसा है, डिस्ट्रक्टिव है, विध्वंसकारी है, आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो, नष्ट कर रहे हो। लेकिन क्या पहले का मनुष्य भी ऐसे ही था, तो उसको समझते हैं। तो एक चरण चला। सबसे पहले जो मानव और पर्यावरण के मध्य जो सबसे पहला जो संबंध बना है, वो संबंध था आपका आखेट, भोजक, संग्राहक, जीवीय, जो भौतिक, ठीक है। अर्थात कैसा था मनुष्य, अर्थात मनुष्य एक सिर्फ क्या था, एक कारक के रूप में था। किस रूप में था, एक कारक के रूप में था। कारक कैसा कि अर्थात मनुष्य एनवायरनमेंट में सिर्फ एक ऐसे तत्व के तौर पे था जिसका बहुत ज्यादा अन्य चीजों के साथ एक समामेलन था। जैसे कहने का मतलब कि ना कोई ज्यादा, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा। एनवायरनमेंट में पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सब एक जैसे थे, सब एक दूसरे से सिर्फ अपनी आपूर्ति को सुनिश्चित करते। और यहां पर मनुष्य क्या करता था, आखेट करता था। आखेट में क्या होता है, पशुओं को मार करके भोजन संग्रह करता था,
और जब एक बार संग्रह हो जाता था तो ठंडी इत्यादि के संदर्भ में वो बंद हो जाता था एक जगह पे। जैसे आपको बियर्स होते हैं, भालू होते हैं, पोली बियर्स आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, एक टाइम तक खूब मेहनत करता है वो और इकट्ठा करता है, उसके बाद खूब सोता है खा करके 6-7 महीने, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो मानव भी ऐसा था। पहले क्या था, एक आखेटक था, ऐसे शिकार करता था, मारता था, संग्रह करता था और आराम से फिर जब तक खत्म नहीं होता तब तक दूसरे की उसको इच्छा नहीं होती थी, न उसके कोई सड़कें, घर बार, किसी चीज़ की उसको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं थी। फिर उसके बाद मनुष्य में थोड़ा सा परिवर्तन आया और इस परिवर्तन का अगला चरण आया जिसको आप कहते हैं पशुपालन या पशुचारण। अर्थात उसने जीवों अर्थात जो पशु हैं उनके साथ अपने संबंधों को वहाँ पर विकसित किया और वहाँ पे साथ उसने कुछ ऐसे पशुओं के साथ अपने संबंधों को विकसित किया जिसके साथ उन्हें पशुपालन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। उनके साथ उसने रहना शुरू किया, उसने उनके साथ उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने क्या किया, इस तरह का जो मनुष्य था, सबसे पहले बार मनुष्य यहाँ पर एक सामाजिक मनुष्य के रूप में परिवर्तित होना यहीं से प्रारंभ होता है। सामाजिक मनुष्य का मतलब जहाँ वो अलग अलग लोगों के साथ, जीवों के साथ अब सहचर्य की प्रक्रिया को प्रारंभ करना शुरू करता है। तो यहाँ पर मनुष्य कैसे आता है, एक सामाजिक मनुष्य के रूप में। लेकिन प्रकृति कैसे थी, इस काल का जो मनुष्य था वो कैसा था, रूपांतर करता था। कैसा था, रूपांतर अर्थात चीजों में परिवर्तन लाने में अपने आप को वो अब सक्षम बनाने लगा था, जिसमें सबसे पहले जो संबंध थे उसने संबंधों में परिवर्तन लाया। जहां एक तरफ वो पशुओं का शिकार करता था आखेटक के रूप में, अब उसने दो पशुओं के साथ कैसा संबंध बना लिया, उनके साथ रहना उसने शुरू कर दिया। एक व्यवहारिक, एक बेहतर संबंधों की ओर आगे बढ़ा और एक सामाजिकता के स्तर पर वो चीजों को लेकर आगे बढ़ा। और जब ये हुआ तो उसके बाद उसका एक तीसरा चरण आया। तीसरा चरण पौध पालन का आया, जिसे हम आप कहते हैं कि यहां पर कृषि के संदर्भ में ये सारी चीजों को आप इसमें देखते हैं। तो मूलतः मनुष्य यहां पर कृषि करना शुरू करता है और ये जो मनुष्य है वो कैसा मनुष्य हो गया, अब एक आर्थिक मनुष्य हो गया। अर्थात कृषि का संदर्भ न सिर्फ अपना भरण पोषण करने के लिए कर रहा था, बल्कि उस कृषि का प्रयोग वो वस्तु विनिमय के रूप में करना शुरू कर देता है। गांव में आपने देखा होगा, गांव में क्या होता था, गांव में किसी किसान के पास गेहूं बहुत ज्यादा है, किसी के पास हो सकता है आपको दालें उसने उगा रखी हैं, किसी ने वहां पे सब्जियां उगा रखी हैं। वो क्या करते थे, गेहूं अलग को सब्जी चाहिए था तो वो गेहूं देता था, सब्जी ले लेता था, ठीक है। दूसरे ने क्या किया कि भैया आपके पास दाल है तो आपको मैं गेहूं देता हूं, आप मुझे दाल दे दो। ये क्या हुआ, अब यहां पर उन्होंने फसलों इत्यादि के माध्यम से अपने आप को धीरे धीरे इकोनॉमिकल तौर पर विकसित करना शुरू किया। एक तो वस्तु विनिमय प्रणाली की, फिर आगे चल के उन्होंने मुद्रा जनरेट कर ली। आपने वैदिक काल हड़प्पा सभ्यता में देखा, मुद्रा उन्होंने विकसित की, ठीक है। और उसके माध्यम से क्या हुआ कि वस्तुओं को फिर आगे छोड़ करके उन्होंने मुद्रा के माध्यम से इन्हीं सारी चीजों का वस्तु विनिमय करना शुरू किया। और धीरे धीरे यह मनुष्य क्या हुआ, आर्थिक जब कारक उसको मिल गया तो उसने अपने आप को विकसित करना शुरू किया और इतना विकसित हो गया एट द लास्ट जो प्रेजेंट टाइम का मनुष्य है, जो चौथा है प्रौद्योगिकी या औद्योगिकीकरण का जो मानव है। आज के दौर में जो मानव और पर्यावरण का संबंध है, यहां पर एक प्रौद्योगिकी मानव के संदर्भ में आप हमें देखते हैं और ये मनुष्य जो है वो कैसा है, एक विध्वंस करता है और उसने एनवायरनमेंट का इतना ज्यादा स्तर पर दोहन कर लिया है कि आज मनुष्य की पूरी प्रजाति और इस पूरी पृथ्वी के पर जो जीवन है उस जीवन पर ही अगले कुछ समयों में एक समय और कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह लगने वाला है कि हम कितने लंबे समय तक अब इस पृथ्वी पर सर्वाइवल की स्थिति में बचे रह गए। अब वो बचने का रास्ता ढूंढ रहा है कि किस तरीके से हम रिवाइवल कर पाए वापस से एनवायरनमेंट को जो पहले था। तो यहां पर आपने मनुष्य को देखा एक आखेटक से, एक कारक से एक विध्वंसकर्ता के रूप में और एक आखेटक से एक प्रौद्योगिकी मानव के रूप में ये बदला है। तो यहां पर जब आपने मनुष्य के प्रौद्योगिकी मानव के संदर्भ में देखा, कोई क्वेश्चन नहीं, तो यहां पर जब प्रौद्योगिकी मानव के संदर्भ में आता है तो इस प्रौद्योगिकी मानव ने देखिए प्रभाव क्या डाला है, किस किस तरीके के प्रभाव इस मनुष्य ने इस पर्यावरण पर आपको डाला है। अब देखिए यहां पर स्टार्टिंग देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले किया भूमि उपयोग में परिवर्तन। अर्थात कि जहां पहले वन ही वन थे, एक तरफ से शुरू हो जाए तो आपके वन खत्म नहीं हो रहे थे, सिर्फ जंगल ही जंगल आपको देखने को मिलता था। उसने क्या किया, उसने रहना शुरू किया। अब रहने के लिए उसे क्या चाहिए था, समाज उसने विकसित किया। समाज विकसित किया तो उसका परिवार बड़ा हुआ, परिवार बड़ा हुआ तो उसको खाने पोने के लिए फिर कृषि भी करना शुरू किया और इन सारी चीजों को करने के लिए उसको रहने के लिए घर और कृषि करने के लिए जमीन चाहिए थी। तो उसने क्या किया, वनों की कटाई कर दी। अब वनों की आप कटाई यहां पे मनुष्य ने जो करनी शुरू की, उसके कारण क्या हुआ धीरे धीरे कि यहां पर फिर फसल का उसने विस्तार किया।
फसल का विस्तार किया, फिर आगे चल के उत्खनन कार्य भी उसने किया, खनिजों को वहां पे प्राप्त करना उसने शुरू किया। खनिजों के साथ साथ फिर उसने सड़क तटबंध बनाए, अपने सड़कों का निर्माण करना उसने शुरू किया। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो वहाँ पे पुल है, नगरीकरण है, ये सारी चीज़ें आपको प्रारंभ होनी शुरू होती हैं। खनन हो गए, खनिज आपको प्राप्त हुआ, और ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर हो गई तो मनुष्य आगे चल के मौसम को इस तरीके से परिवर्तित करना कि जहाँ मौसम मतलब कि बारिश नहीं हो रही है, आज मनुष्य वहाँ पे बारिश कराने के लिए भी सक्षम हो जाता है। मेघों में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का आप प्रयोग करके वहाँ पे कृत्रिम वर्षा का आप प्रयोग करना शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप करते हैं। तो एक मनुष्य जो होता है मौसम रूपांतरकर्ता के रूप में परिवर्तित हुआ। यहाँ पर कृत्रिम वर्षा करा रहा है, उपल वृष्टि की स्थिति हो रही है, और नाभिकीय जो संरचनाएं हैं वहाँ पर देखे जाए तो नाभिकीय कार्यक्रमों को उसने विकसित किया। अब नाभिकीय कार्यक्रम उसने किया ताकि वो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता का एक तरफ प्रयोग कर सके, लेकिन वही ऊर्जा उसके लिए एक अभिशाप बन गई जब रेडियो एक्टिव प्रदूषण शुरू हुए। हाँ, उपल वृष्टि जरूरत से ज़्यादा वर्षा की स्थिति या सूखे की स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव समस्याएं, निर्वनीकरण, मृदा क्षरण, अवनालिका अपर्दन। और जब अवनालिका और मृदा अपर्दन होती है, होता क्या है, एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में जहाँ पर मान लेते हैं पहले पेड़ थे, ठीक है, पेड़ों को आपने काट दिया। अब पेड़ होते हैं तो वहाँ पर फायदा क्या है, पेड़ होता है मिट्टी को पकड़ के रखता है, होता है मिट्टी को पकड़ के रखता है। और मिट्टी के पकड़ने के साथ साथ अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है तो एक चीज़ अगर आपने कभी गौर किया हो, कभी पेड़ को अच्छे से उसके आसपास की चीज़ों को देखा हो, तो पेड़ जहाँ होता है ना, वो अपने आसपास एक छोटा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। वहाँ पे आपको घास फूस मिल जाती हैं, छोटी छोटी उगी हुई होती हैं, छोटे छोटे जीव जंतु उसमें होते हैं। ऊपर काफ़ी सारे लोग उसमें पक्षियाँ जो होते हैं वो निवास करते हैं, घोंसले इत्यादि होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते इत्यादि आपको मिल जाते हैं। तो वो क्या करता है, एक छोटा सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है, वहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जब आप उसको नष्ट कर देते हैं, अर्थात उस पेड़ को आप काट देते हैं, तो सबसे पहली चीज़, जब आप पेड़ को काटते हैं तो पेड़ की जो जड़ होती है उसको आप हटाते हैं, तो वहाँ से जो मिट्टी होती है, जो बंधी हुई होती है, वो फैल जाती है, ढीली हो जाती है आपको। और उसके कारण क्या होता है, जब भी बरसात होती है तो बरसात के समय जो मिट्टी पेड़ के कारण वहाँ पर घास के कारण जमी हुई थी, वो क्या होती है, धीरे धीरे बहना शुरू हो जाती है। और आपको पता होगा, अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ी है या कभी भी आपने देखा हो, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो कृषि के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मिट्टी का सबसे ऊपरी स्तर जो होता है, वो क्या होती है, उपजाऊ होती है। अगर वही धीरे धीरे क्षरण होकर निकलती चली जाए तो मिट्टी के जितना आप नीचे जाओगे ना, फिर मिट्टी क्या होती है, कंकड़ पत्थर ये मिलने शुरू हो जाते हैं, और वो मिट्टी आपकी फसल के लिए उपयोगी नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप पेड़ों को काट देते हैं तो उसके कारण क्या शुरू हो जाती है, आपकी यहाँ पे अवनालिका अपर्दन होंगी, जो नदियां होंगी वो मिट्टी को बहा ले जाएंगी, बरसात होगा तो मिट्टी आपको बह जाएगी। और मिट्टी बह के जाती कहाँ है, तो मिट्टी आपको जाती है नदियों में जमा होने लगती है। अब नदियों में जमा होने लगेगी तो कहते हैं सर नुकसान क्या हुआ, है ना। नुकसान क्या होता है, एक नदी के जल धारण की जो क्षमता है, नदी के जल धारण की क्षमता क्या होती है, वो कम होती चली जाती है। अर्थात जो नदी की गहराई है, नदी की जितनी गहरी होगी उसको उतना ज़्यादा वो पानी ले लेगा। मगर अगर मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आपको गहराई ऐसे है, ठीक है, अब मिट्टी इसमें पड़नी शुरू हुई तो धीरे धीरे उसकी जो गहराई है वो आपको कम होती चली जाएगी। जो भी यहाँ तक आपकी गहराई थी, वो यहाँ पर मिट्टी जमा होते होते उसकी गहराई क्या हो गई, थोड़ी सी और ऊपर हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब उसकी जल धारण की क्षमता कम होगी तो फिर बाढ़ होता है, फिर पानी फैलना शुरू कर देता है, उसके तटबंध जो होते हैं वो टूटते हैं, और वो पानी जो होता है फिर नदियों का फिर गांव में एंटर करेगा, फसलें खराब होती हैं, लोगों के घर बार डूब जाते हैं, जैसा कि अक्सर आपकी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं, खासकर बरसात के समय में। खासकर आपका पूर्वी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी आपको स्थिति बाढ़ों की देखने को मिलती है। राजस्थान में जब बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर तो ये सब स्थितियाँ क्यों डेवलप हो रही हैं, जो मनुष्य के द्वारा एनवायरनमेंट में जिस तरीके के परिवर्तन क्रिएट किए गए। अब यहाँ पे क्या हुई, नदी के जो भी जलाशय जो क्षमता है वो कम हुआ, बाढ़ की समस्या ने जन्म लिया। बाढ़ की समस्या के जन्म के कारण फिर यहाँ पर आप क्या करते हैं, पर्यावरण का अवनयन अर्थात हानि होना, डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, जनधन की हानि होती है। और ये सारा एक प्रारूप कहाँ से शुरू हुआ, मनुष्य के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टिंग में वृक्षों की कटाई इत्यादि से, जो उसने अपने सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ के लिए शुरू किया था। अब एक तरफ क्वेश्चन आता है कि ये भी एक कह सकते हैं विरोधाभास होता है, एक डिबेटफुल क्वेश्चन होता है। कई बार आप कभी डिस्कस करना चाहें तो कई बार डिबेटेबल क्वेश्चन मिलते हैं। कई सारे एग्जाम में जीडी होता है, अपने ग्रुप डिस्कशन भी शुरू होगा, तो वहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन जनरेट किया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, शहरीकरण बनाम पर्यावरण।
क्या दिया जाता है? शहरीकरण बनाम पर्यावरण। अब ऐसे टॉपिक पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, आपको तार्किकता रखनी है, कितनी सही कितनी गलत, लेकिन आपको जीडी देनी नहीं है, ठीक है? तो आपको इसके लिए तैयार भी नहीं करना है। तो इसके लिए तैयार नहीं करना है तो हम अपने फैक्ट पर रहते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये देख लिया आपने किस तरीके से मनुष्य ने एनवायरनमेंट में परिवर्तन किया। अब जब आपको ये परिवर्तन आता है फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई एनवायरनमेंट में इतने बड़े परिवर्तन को हम रोक कैसे सकते हैं, उपाय क्या है? तो कहते हैं जहां से शुरू किया था और जिस कारण से ये शुरू हुआ था आप उसी चीज को दोबारा करना शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया? पेड़ों को काटना ही शुरू किया था और उसके कारण ही धीरे धीरे एक क्रम बन गया। तो क्यों ना हम वापस से क्या करें? वृक्षारोपण कार्यक्रम लगाएं। और आज के समय में सर्वाधिक जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है भारत में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपका जुलाई का माह आएगा और पर्यावरण दिवस आता है, लोग शुरू हो जाते हैं क्या करने में? वृक्षारोपण बड़े स्तर पे। आप सबने आपने भी लगाया होगा कभी ना कभी, कि नहीं लगाया कभी? हाँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग अभी एनवायरनमेंट के हनन में लगे हों, अभी उसके संरक्षण में आप लोग काम नहीं दे रहे हैं कुछ भी, अभी विध्वंस करता ही बने हुए हैं। आई होप सो यहाँ पे विध्वंस जितना करते हैं उसका थोड़ा सा वापस करने की भी कोशिश करें, एनवायरनमेंट को कुछ रिटर्न करने की कोशिश किया करें। हर साल एक भी वृक्ष लगा लें, क्योंकि 10,500 लगाएंगे तो शायद आप देखभाल ही ना कर पाएँ, लेकिन अगर एक मनुष्य एक पेड़ लगाकर सिर्फ उसका साल भर अगर देखभाल कर ले, और ऐसा अगर हम सब कर लें, हमारी आबादी तो पता है कितनी है, ठीक है? 130 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर एक एक भी पेड़ लगाकर सिर्फ हम एक एक पेड़ का देखभाल कर लें तो हम एक साल में आराम से 130 करोड़ पेड़ जनरेट कर सकते हैं। और हमारी पृथ्वी, हमारे देश के संदर्भ में वायु की जो गुणवत्ता आप देखते ही हैं कितनी ज़्यादा खराब है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है और उसके कारण कितनी ज़्यादा आपको स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आसानी से समाप्त हो सकती हैं। अब उतना आपको 3 लगा तो सकते हैं, है ना? 3 क्या 30 लगा सकते हो। मैं कहता हूँ हर साल आप बर्थडे तो मनाते ही हैं, हर साल बर्थडे पे सिर्फ पेड़ ही लगा लीजिए एक। आज से मैं कहता हूँ अभी तक अगर नहीं किया, 20 साल 25 साल निकल गए, कोई बात नहीं, अगर आज से भी अगर ठान लें कि अब आने वाले इस साल अगर मेरा बर्थडे आएगा और मैं एक पेड़ लगाऊंगा हर साल, एक प्रण ले लीजिए कि हर साल मैं अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगाऊंगा, तो शायद आपकी जीवन लीला समाप्त होने तक न सिर्फ आप अपनी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के संदर्भ में चीज़ें आप जनरेट कर पाओगे। कम से कम 30, 40, 50, 60 साल जितने भी जियोगे इतने पेड़ तैयार हो जाएंगे। और पेड़ कहीं भी लगाओ ना, कोई अपनी ज़मीन पे मना नहीं करेगा, बस हाँ किसी घर के अंदर नहीं लगा देना है कि उगे तो उसका छत हुआ तो उसको दिक्कत होने लगे। बाहर कहीं भी जहाँ पर रहोगे थोड़ी बहुत तो ज़मीन आसपास बची ही रहती है, वो भी लगा लोगे तो आपको अच्छा होगा, ठीक है? हाँ, मैं कहता हूँ चलो अगर एक मनुष्य है थोड़ा लालची होता है तो मैं कहता हूँ लालच के संदर्भ में ऐसे पेड़ लगाइए जो आपको फल दे लें, ठीक है? तो प्रॉफिटेबल रहना है तो कोई बात नहीं, लेकिन पेड़ तो लग सकता है। हाँ, वो शत्रु है आपका, सबसे बड़ा शत्रु है। चलिए, आपने एक चीज़ देखा कि पर्यावरण को लेकर प्रत्यक्ष प्रभाव तो आपको आसानी से दिख जाता है कि हाँ ये मैंने काटा और यहाँ पर ये बाढ़ की स्थिति आ गई, लेकिन एनवायरनमेंट में एक ऐसा इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट आपको इफेक्ट भी होता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव। अर्थात जो आपको दिखाई देने में कई तुरंत नहीं होगा, कई साल लग जाते हैं। आज आपने जो काम किया है उसका इफेक्ट हो सकता है आपकी पीढ़ी को ना मिले, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी को दिखेगा। इसको क्या कहते हैं हम? इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या क्या है? कृषि रसायनों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। अब कृषि रसायन का जो आपने प्रयोग किया बेसिकली तुरंत तो दिखेगा नहीं, फसल तैयार होने में कितना टाइम लग जाएगा? 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी लगेगा। मैं कहता हूँ 3 से 4 महीने तो लगता ही लगता है। हमारा जो सीजन चलता है खरीफ रबी जायद का, तो वहाँ पर कम से कम एक सीजन के लिए, एक फसल के लिए 4 महीने तो देते ही हैं। तो 4 महीने तो एक फसल को फाइनली प्रोडक्ट के रूप में आने में लग ही जाता है। अब उस 4 महीने के दौरान आपने जो भी फर्टिलाइजर यूज किए वो फर्टिलाइजर जाता कहाँ है? जमीन में जाएगा। दूसरा, पौधे क्या करेंगे? उसी फर्टिलाइजर को वो लेते हैं और वो फर्टिलाइजर एदला जो पानी के रूप में जा रहा है वो जाता कहाँ है? वो जो आपके जो फसल तैयार हो रही है ना, गेहूं के जो बीज होंगे, धान होगा जो, या फिर आपने जो सब्जी है, खीरा है या जो भी सब्जी है, उसमें जाता है जी सर। वही तो। और वो क्या होता है? वो उसमें संचित हो जाता है और उसका क्या करते हैं आप? सेल आउट करते हैं। किसको करते हैं? हम ही लोग खरीदते हैं और उसी को हम क्या करते हैं? खा लेते हो आप लोग, सब लोग हम खा ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी जैविक फसल इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम सबके पास है। हम सब कौन सा फसल खा रहे हैं? यही रासायनिक फसलें।
और वो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में लगातार जा रहा है और वो संचित होता जा रहा है। और उसके कारण क्या होता है, अब फर्टिलाइजर में यूज क्या हुआ इसका इफेक्ट पड़ता है, उसके कारण वहां पर आपकी बॉडी में वो चीजें जाएंगी और आपके बॉडी के पार्ट्स को, इम्यून सिस्टम को, आपके रोग प्रतिरोधन क्षमता को दुष्प्रभावित करती हैं। आप बीमार पड़ते हैं, आपके हो सकता है किसी बॉडी के पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो फेल हो जाए और उसके कारण वो चीज़ें आपको जनरेट होना शुरू होती हैं। तो एक तो चीज़ ये होती है। तो कृषि रसायनों के प्रभाव के रूप में देखते हैं औद्योगिक अपशिष्ट भारी और विषैली तत्वों का नदी में विमोचन। ये भी आपने बहुत देखा होगा, जो फैक्ट्रियां हमने लगाई उन फैक्ट्रियों ने गंगा नदी का पॉल्यूशन देख लीजिए, दिल्ली में यमुना को देख लीजिए, और ऑल इंडिया के तौर पे आप कई सारे झीलें और नदियों को देख लीजिए, सब पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अब यहाँ पे चलो नदियों में एक इफेक्ट डाला कि सर क्या फ़ायदा है, मतलब नदियों में जा रहा है, कौन सा महानदियों में जाते हैं, नहाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब नदी का जो पानी है, आपको पता है वो पानी क्या होता है, उसी में जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ होती हैं और अन्य प्रकार के जीव होते हैं, जो क्या होते हैं, इनके कारण उनकी ऑक्सीजन बॉडी आपको अभी पढ़ाई जाएगी तो वो उसमें कमी आती है और उसके कारण क्या होता है, जीवों के मरने की स्थिति आती है, पानी सड़ने लगता है और उसके कारण जो होती है, जो जीवन होती है वो समाप्त हो जाती है। दूसरा ये तो हो गया जीवों पर डायरेक्ट प्रभाव। दूसरा यहाँ पर जो इफेक्ट होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है मनुष्य को। मनुष्य को भी आप डायरेक्ट अब कैसे करेगा, डायरेक्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि आप देखोगे गंदा पानी तो मैं तो नहीं पीऊँगा, है ना, कोई नहीं पिएगा, मनुष्य इतना तो सक्षम है, थोड़ी सी बुद्धि तो काम करती है। लेकिन अब वही पानी क्या होता है, भूमिगत जल के रूप में कहाँ जाता है, रिस रिस के नीचे जाता है। और उस भूमिगत जल का क्या करते हो आप, नदी के पास तो नहीं, लेकिन 50 मीटर 100 मीटर 1 किलोमीटर आप क्या कर रहे हो, दोहन कर रहे हो, हैंड पंप डाल रहे हो, ठीक है, सबमर्सिबल पंप डाल रहे हो और उसके थ्रू पानी को निकाल रहे हो। अब उसी पानी का क्या कर रहे हो आप, यूज कर रहे हो पीने के संदर्भ में, नहाने के संदर्भ में या किसी अन्य के संदर्भ में। तो उसी में आपको त्वचा रोग हो रहा है, पता लगा आपने गंदा पानी यूज़ किया, त्वचा रोग हो गया, कैंसर प्रॉब्लम हो गई, आपको बॉडी में गया तो बॉडी की कहीं किडनी फेल हो गई, कहीं लंग्स प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कहीं सांस लेने में दिक्कत हो गई है, आंखों की रोशनी चली गई, हड्डी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये सब कहाँ से आती हैं, ये सब इसी पानी से आती हैं, जो कि फ्लोराइड की समस्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको आयरन हो गया पानी में, उसके कारण कई सारे रोग जनरेट हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट इफेक्ट, जिसके आने में समय लगेगा, लेकिन जब आएगा तो उसका कोई इलाज भी नहीं होगा, और इलाज होगा तो बहुत सारी तकनीकी शोध लगेंगे और उसके कारण वो सारी चीज़ों को एक महंगी प्रक्रिया वहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी। ये हो गया दूसरा। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का समझाने का आई थिंक सो जरूरत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली आपके जो पृथ्वी का ताप है उसके बढ़ने की स्थितियाँ हैं, और इतना ज़्यादा हो चुका है अब ये प्रक्रियागत स्थितियां कि इसके कारण आपको मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। कहीं पर सूखा तो कहीं पे बहुत ज़्यादा वर्षा, कहीं पर लेट मानसून का आना तो कहीं पर जल्दी आ जाना, कहीं पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होना तो कहीं पर हो रही बर्फबारी 1-2 साल के लिए बंद हो जाना। ये सब क्या है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। और ये सारी चीज़ें आप आए दिन यहाँ पे सुनने को मिलती रहती हैं, इस देश में ऐसा ऐसा यहाँ पर हो गया। हिम ग्लेशियर पिघलेंगे, आपका मुंबई डूब जाएगा, न्यूयॉर्क डूब जाएगा, जितने भी शहर आपके हैं समुद्र के किनारे वाले वो सब डूबने वाले। जो भी समुद्र में छोटे छोटे द्वीप आप देखते हैं उन सब के पूरी के पूरे देश ही खत्म हो जाएंगे। और समुद्र का जल स्तर हिमनदों के पिघलने का जो कारण है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा क्या हो गया, अब यहां पर वायु एवं जल एवं मृदा प्रदूषण हो रहा है, ओजोन परत का छिद्र हो रहा है, चर्म कैंसर हो रहा है, स्मॉग की प्रॉब्लम हो रही है। अब स्मॉग यहां पर आपको जनरेट, अब यहां पर आप देख सकते हैं बेसिकली ओजोन परत के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो कौन सी है, ओजोन परत को नुकसान करने वाली जो गैसेज हैं। कहते हैं, अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर ओजोन परत का क्षरण हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, ओजोन परत का यहां पर आपका क्षरण हो जाए, तो इससे नुकसान क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होंगी, डायरेक्ट क्या होंगी, पृथ्वी पे प्रवेश करेंगी और उसके कारण क्या होगा, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इसलिए यहां पर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो ओजोन की जो लेयर है ना, ये लेयर हमारे लिए सुरक्षित हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट कराती है, किससे, यहां से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो ये जो लेयर है अगर ये किसी दिन खत्म हुई तो प्रॉब्लम किसको होगी,
जितनी मनुष्य जाति है उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा पूरी तरीके से समाप्त होने में, अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए आपकी तो। और फिलहाल जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए ओजोन लेयर थोड़ी सी यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं उत्तरी जो ध्रुव है उसमें आपको थोड़ा सा क्रिएट होती रहती है, बढ़ती रहती, कभी आता है कि हाँ अब कम हो गई, कभी लगता है ज़्यादा हो गई। तो वहाँ पर किसी दिन ये पर्टिकुलर ऐसे एरिया पे हो गई ना, उत्तरी ध्रुव में चलो कोई नहीं है, बहुत कम लोग रह रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में कोई नहीं रह रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे लोग रहते हैं अगर ओजोन लेयर का छिद्र वहाँ पे हो गया तो पूरी की पूरी जो आबादी है, पूरा का पूरा जो देश है वो खंडहर हो जाएगा सारी, ना कोई, क्योंकि रहने भी कोई नहीं जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये जनरेट होती है। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट आप ये देख सकते हैं, फिलहाल आपकी पृथ्वी जो है खूबसूरत दिखती है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आग की जो स्थिति फैलती जा रही है पूरी पृथ्वी को एक तरीके से जलाकर खत्म कर देगी। अर्थात कि ग्लोबल वार्मिंग के तापमान बढ़ने से जो आपकी पृथ्वी फिलहाल हरी भरी है, सब जीव जंतु यहाँ पे निवास कर रहे हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पे इस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण खत्म होती जाएगी। ठीक है, अब इसमें ग्लोबल वार्मिंग आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में कई जगहों पर बड़े स्तर पर आग लगी। ठीक है, अमेरिका की घटना आपने सुनी होगी और ऑस्ट्रेलिया की, 2 बड़ी घटनाएं जहां पर आग बहुत लंबे समय तक वहां पे लगी हुई थी और कई सारे लोगों के घर बार और जीव जंतु काफी बड़ी संख्या में नुकसान हो गया। ये अपने आप लग जाती हैं। ये किस कारण होती है? तापमान के बढ़ने से। ठीक है, तो ये स्थितियां जब भी जनरेट होंगी ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट आपको करेंगे। अब चलिए इतना समझ लिया, तो अब इसको समझाने के संदर्भ में क्या हुआ, फिर कई सारे आपके पर्यावरणविद आए, कहें कि देखिए ऐसे नहीं चलेगा। कुछ पर्यावरणविद थे, उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मनुष्य को समझना होगा कि उसका पर्यावरण के साथ जो स्थिति है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है और इसको किस तरीके से आप आगे लेकर जा सकते हैं। और सभी ने अपने अपने को लेकर अलग अलग अवधारणाएं रखी। अब यहाँ पर ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? कारण यह है कि इसको लेकर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन इनको लेकर, कि इन अवधारणाओं को लेकर सीधा आपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि अवधारणा को पर्टिकुलर आपको किस चीज़ों को लेकर क्या कहा गया है। तो इसलिए किसने दिया है और क्या कहा है, इन चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना है। सबसे पहले देखिए एक अवधारणा आती है एनवायरमेंट और मानव पर्यावरण संबंधी संबंधों को व्याख्यायित करने के लिए, जिसको नाम दिया गया क्या? नियतिवादी अवधारणा। नियतिवादी अवधारणा को दिया किसने? तो यहाँ पे देखिए हम्बोल्ट, रेडजेल और रिटर ने मिलकर के ये अवधारणा विकसित की, जिसको उन्होंने नाम दिया नियतिवादी अवधारणा। अब इस अवधारणा के अंतर्गत कहा गया कि मानव पर्यावरण का एक तत्व है। क्या है? एक तत्व है। प्रकृति यहां पर सर्वशक्तिमान है, नियंत्रक है और प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मनुष्य क्या है? सिर्फ एक पर्यावरण का क्या है? एक तत्व है। अर्थात यहां पे ज्यादा प्रभावी कौन है? नियतिवादी अवधारणा कहती है कि यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रभावी है वो नेचर है और मनुष्य यहाँ पर सिर्फ उसका एक तत्व है, कंपोनेंट्स, और उससे ज़्यादा यहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये कौन कह रहा है? नियतिवादी अवधारणा। किसने दी थी? हम्बोल्ट, रेडजेल, रिटर ने। अब यहाँ पर इन्होंने ये कह के निकल लिए। अब इनके संदर्भ जब भी कोई आता है तो उसका तर्क वितर्क करने कुछ और लोग आ जाते हैं, तो नए आए, उन्होंने एक और धारणा दी। क्या नाम दिया उसको? संभववादी यहाँ पे अवधारणा। अब इसको दिया किसने? तो दिया था यहाँ पर लाप्लास, ब्रूंस, बोमेन और फैब्रे ने। अब इन्होंने क्या बोला कि देखिए मानव सक्रिय तत्व है, मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और यहां पर अपने आवश्यकता अनुसार संसाधनों का प्रयोग भी करने में सक्षम है। तो यहां पर भूमिका क्या हुई? मनुष्य की बदल गई। पहले क्या था? सिर्फ एक तत्व था, प्रकृति क्या थी? आपको एक नियंत्रक करता थी। अब यहां पर यह कहा कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात अपोजिट हो गया। पहले प्रकृति प्रभावित था, अब कौन हो गया? मनुष्य हो गया। मनुष्य जैसे चाहे इस पर यहां पर कार्य कर सकता है, इसके संसाधनों का अपनी आवश्यकता अनुसार वो प्रयोग कर सकता है। और ये संभववादी अवधारणा यहां पे लाप्लास, ब्रूंस, बोमेन, फैब्रे ने दी। अब इसके बाद एक और अवधारणा लेकर आए, नाम क्या? नवनियतिवादी अवधारणा। दिया किसने? तो ग्रिफिथ, ट्रेलर और स्पेट ने कहा कि प्रकृति के दोहन की आलोचना की है। प्रकृति का दोहन कर कौन रहा है? मनुष्य। तो मनुष्य यहां पर प्रकृति का दोहन कर रहा है, ये भी मानते हैं। और उन्होंने आलोचना करने के बाद क्या कहा कि मनुष्य को मूलतः काम कैसा करना चाहिए? रुको और जाओ। अर्थात पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का आप एक सीमित समय तक उपयोग करिए, जरूरत से ज्यादा दोहन नहीं करना है, एक लिमिटेड टाइम के बाद आप वहां से चले जाइए, अर्थात उसके दोहन को रोक दीजिए, ताकि प्रकृति को एक समय मिल जाए जिसके दौरान वो अपने आप को पुनः से पुनर्विकसित कर सके, पुनर्जीवित कर सके, पुनर्रचित कर सके, और जब वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाए आप फिर से उसका दोहन कर सकें। अर्थात कि अति दोहन से यहां पे बचने की सलाह दी गई है। किस अवधारणा में? नवनियतिवादी अवधारणा में।
और ऐसा करने से क्या होगा, टिकाऊ शाश्वत विकास, जो संधारणीय विकास की अवधारणा है, संधारणीय विकास की अवधारणा में क्या कहा गया है, इन्हीं संसाधनों के बेहतर सदुपयोग की बात की गई है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो टिकाऊ अवधारणा की विकसित, कभी यह भी पूछा जा सकता है कि किस अवधारणा में टिकाऊ विकास की बात की गई है। तो किस अवधारणा में आपको ऑप्शन टिक करना है, किसने कहा था रुको और जाओ, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आपको पूछने के तरीके हो सकते हैं, या यही पूछ सकता है कि नवनियतिवादी अवधारणा में क्या कहा गया है। तो वहां पे आपको क्या करना है, प्रकृति के दोहन से बचने के लिए रुको और जाओ, और या फिर टिकाऊ संधारणीय विकास की वहां पर बात की गई है। इसके बाद एक और आता है, यहां पर एक अवधारणा लेकर आए जिसको उन्होंने नाम दिया विकास के संदर्भ में एक कृति अवधारणा। अब कृति अवधारणा में क्या बोला गया है, तो देखिए यहां पे कहा गया कि मानव पर्यावरण को एक सहनीय स्थिति तक परिवर्तित कर सकता है, सहनीय स्थिति तक, अर्थात कि जहां पर पर्यावरण मनुष्य को इतना ज्यादा न दोहन कर दें कि उसको दुष्प्रभावित करने लगे, अर्थात कि उस लेवल तक मनुष्य पर्यावरण को दोहित कर सकता है जहां ना तो प्रकृति को नुकसान हो और जहां ना तो मनुष्य को वहां पे वो दुष्प्रभावित करे। तो यहां पर उन्होंने कहा कृतिवादी अवधारणा के अंतर्गत कि मानव पर्यावरण को एक सहनीय स्थिति तक यहां पर परिवर्तित कर सकता है। अब यहां पर स्पष्ट नहीं किया कृतिवादी अवधारणा किसने दी है। इसके बाद यहां पर एक और अवधारणा लेकर आते हैं जिसको कहते हैं मानकीय दृष्टिकोण, अर्थात मानव पर्यावरण संबंध सर्वोत्तम और आदर्श स्थिति में, कि मानव और पर्यावरण का संबंध जब आपको सर्वोत्तम आदर्श स्थिति की अवधारणा यहां पर होनी चाहिए, जहां पर वो दोनों ही एक दूसरे की आवश्यकता का तो पूर्ति करें, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के संदर्भ में नुकसानदायक स्थिति में ना आने पाए, एक संतुलनकारी स्थिति बनी रहे, वही क्या होगी, मानव और पर्यावरण के संदर्भ में एक सर्वोत्तम आदर्श स्थिति। तो यहां पर मूल रूप से इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे अलग अलग पर्यावरणविदों के द्वारा ये सारी आपको बातें यहाँ पर स्पष्ट की गई, और अवधारणाओं को प्रकृति के संदर्भ में यहाँ पर आपको स्पष्ट किया गया कि मानव के पर्यावरण जो संबंध हैं यहाँ पर बदलते रहे हैं, और मनुष्य को कहीं ना कहीं सावधान होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप प्रकृति का जरूरत से ज़्यादा दोहन करने की स्थिति में आपको न सिर्फ प्रकृति को नुकसान पहुँचाएंगे बल्कि अपनी पूरी की पूरी प्रजाति को भी नष्ट कर देंगे। चलिए, तो अब बात आती है कि चलिए बात आई कि इसमें टिकाऊ विकास को लेकर आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मूल रूप से है क्या, इसको आपको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए धारणीय व स्थायी विकास को लेकर ये सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाने के फॉर्मूले हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़, धारणीय विकास का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा यहाँ पे किया गया, IUCN ने सर्वप्रथम यहाँ पर धारणीय या स्थायी या इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया था। किस संदर्भ में, अपनी विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किया है कि धारणीय एवं स्थायी विकास को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके संदर्भ से हमें चीज़ों को आगे विकसित करना है। इसको लेकर 1987 में एक बैठक हुई, जो बैठक थी आपकी WCED की, और यहाँ पर इस बैठक में उन्होंने कहा कि हम एक रिपोर्ट यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत की जिसको नाम दिया गया आवर कॉमन फ्यूचर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आई थिंक 19 या 20 के एग्जाम में, 20 के एग्जाम में भी इसे पूछा गया है कि यहाँ पर आवर कॉमन फ्यूचर का यहाँ पर 1987 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा और किस समय प्रस्तुत की गई। तो 1987 में IUCN के द्वारा यहाँ पर WCED में आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें टिकाऊ विकास की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए परिभाषा है जो कि बेसिकली आप सबसे मैं पूछता हूँ कि चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, धारणीय विकास क्या है। कई बार आपने अब तक पढ़ा होगा, सुना होगा, चर्चा होगी, पेपरों में सुना होगा, किताबों में देखा होगा, है ना। अगर आप इस परिभाषा की ओर बिना ध्यान दिए अगर आपसे एक जनरल क्वेश्चन में पूछूं कि क्या आपको पता है कि धारणीय विकास क्या है, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता। अच्छा, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, सही है ना। लिखा तो बेसिकली कुछ ऐसा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मूल रूप से एक जो बात ये कहते हैं कि वह विकास जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ी अर्थात फ्यूचर की जो आने वाली है भावी पीढ़ियों की यहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना, अर्थात आपके पास जो संसाधन हैं उसका आप जिस तरीके से उपयोग करने जा रहे हैं वो भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, अर्थात उनके लिए उसे सुनिश्चित करना है। उसके बाद
समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है धारणा विकास के अंतर्गत, अर्थात दो पीढ़ियों के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए और भविष्य की पीढ़ी के लिए। जो आपके पास संसाधन है उन दोनों ही, उस संसाधन का प्रयोग आपको दोनों के संदर्भ में करना है और इस तरीके से करना है ताकि जो वर्तमान की पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएं, लेकिन उसके साथ साथ भविष्य के लिए भी वो संसाधन आपका सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि आज की पीढ़ी ने इतना दोहन कर लिया कि फ्यूचर की पीढ़ी के लिए वो कुछ बचा ही नहीं, आपने पूरी तरीके से उसे खत्म कर दिया है। तो धारणीय विकास का मतलब समझ में आ गया कि आज की जो पीढ़ी है वो जिस भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हो आप उसका इतनी ही मात्रा में प्रयोग करिए ताकि आपकी अपनी आवश्यकताएं तो पूर्ति हो जाए, लेकिन अति दोहन से बचना है। अति दोहन से इसलिए बचना है ताकि हम भविष्य की पीढ़ी को वो चीज़ें दे सकें। कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा एनवायरनमेंट में या कहीं भी आपसे पूछते हैं कि आप अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हो, आप उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हो। क्या एक खंडहर ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति जो कभी भी नष्ट हो जाए, एक अनिश्चितता की स्थिति छोड़ के जाओगे? वो आपको कोसेंगे कि आप लोगों की कह सकते हैं जो समझदारी है उसको लेकर वो क्वेश्चन मार्क करेंगे। आने वाली पीढ़ी कितना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आप लोगों ने किया क्या। आपका बच्चा ही आपसे पूछेगा कि पिताजी आप लोग तो पढ़े लिखे थे, आप लोगों ने क्या किया। और उस समय शायद आपके पास अगर आपने कुछ नहीं किया होगा ना तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप क्या बोलोगे अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसको, क्या कोई आंसर नहीं दोगे, उससे मुंह चुराओगे, इधर उधर भागोगे या फिर उसको डांटोगे, यही करोगे। लेकिन शायद अगर आज आप एक सही निर्णय लेंगे, एक सही प्रक्रिया अगर आप अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा, सुंदर और अच्छा कह सकते हैं टिकाऊ, बेहतर आपकी पृथ्वी आप शायद उन्हें प्रेजेंट कर सको। अन्यथा शायद उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, मास्क लगा के हर जगह घूम रहे होंगे, किसी मशीन पैक्ड में वहाँ पे पड़ रहे होंगे, बाहर शायद निकल ना पाएँ, इतनी ज़्यादा वहाँ पे शायद उनको गर्मी हो। तो आप कैसे सोचते हैं, कैसी आपको वहाँ पर प्रेजेंट आप करने जा रहे हो फ्यूचर को, ये सोचना पड़ेगा। आज आप देखिए कोरोना हो गया, कोरोना के कारण आप मास्क लगा कर घूम रहे हैं, ठीक है। शायद ये हो सकता है साल 2 साल के बाद आपको, हो सकता है 3 साल के बाद खत्म हो जाए कोरोना, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी के लिए जो आप आज कर रहे हो ना, शायद उसे पूरी लाइफ टाइम आपको ऐसे मास्क लगाने पड़े। उसको शायद वो कभी बिना मास्क के घूमने से, उसको शायद वो नॉर्मल चीजें पता ही ना हो कि खुली हवा में सांस लेना क्या होता है। उसके लिए शायद उसकी लाइफ शुरू होते ही मास्क लगा होगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो आप फ्यूचर की पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। आपके द्वारा की गई हर एक गतिविधि का इफेक्ट फ्यूचर पे पड़ेगा। आज आप जो कर रहे हैं वो अब फ्यूचर के लोगों पर दिखेगा। तो ये डिपेंड करता है कि प्रेजेंट में आप कर क्या रहे हैं और अब फ्यूचर कैसा बना रहे हैं। आप तो अपना काम करके निकल जाओगे, आधी जिंदगी वैसे भी जी चुके हो, 25-30 साल निकल जाएंगे, इतनी ही और बचेगी, क्योंकि जिस तरीके के एनवायरनमेंट है ना, इससे ज़्यादा वैसे भी नहीं जियोगे। 50, 60, 65 हो गया। नहीं मैं कह रहा हूँ ऑन एन एवरेज कितना भी जी लोगे 50-60 साल में निकल लेना है। इससे ज़्यादा इतना पॉल्यूटेड एरिया हो जाना है ना कि आप कोई ना किसी बीमारी से कहीं ना कहीं कुछ होगा ही होगा। लेकिन शायद जो आने वाली पीढ़ी है वो शायद 60 साल उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, कोई जी जाए। जैसे आज होता है ना 100 साल लोग एक चीज़ गाते हैं, शायद आने वाली पीढ़ी के लिए वो 60 ही साल बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लस्टर्ड, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड, इतना ज़्यादा कह सकते हैं उनकी लाइफ आपको ख़राब कर चुके होंगे, इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा ख़राब होगा। या तो आप आज बना सकते हो या तो आप पूरी तरीके से इसे और भी बिगाड़ सकते हो। तो डिपेंड आप पर है कि आप इसे कैसा छोड़ के जाने वाले हो। और यही क्या है आपका टिकाऊ, संधारणीय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लोग इसी पे काम कर रहे हैं कि हमें ऐसा काम करना है जिसके माध्यम से हम आज के एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकें, इस तरीके से डेवलप कर सकें कि फ्यूचर के लिए हम उसे एक अच्छी सुंदर पृथ्वी देकर जा सकें, एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर जा सकें, जहां पर वो आके ये ना क्वेश्चन पूछे कि आपने क्या बनाया, बल्कि उसके लिए वो आपकी तारीफ करे कि आपने मुझे इस यहाँ पर ले आकर बहुत अच्छा, इतना सुंदर सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने का मौका दिया। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड आप पर करता है। अब इसको लेकर काम करना शुरू किया गया। 1987 में ये रिपोर्ट रखी गई। उसके बाद कई सम्मेलन के दौर चले और कई सम्मेलन के दौर के बाद कई देशों का इसमें समावेश हुआ और इस समावेश के बाद यहाँ पर चीज़ें विकसित हुई कुछ समझौते और लक्ष्यों को निर्धारित करके। तो सबसे पहले 1992 में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, और
यहाँ पर रखा गया एजेंडा 21, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन में रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 वहाँ पर सबसे पहले प्रस्तुत किया गया और इसी को ही रियो घोषणा पत्र के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें स्थायी विकास का सर्वप्रथम पूर्ण समर्थन किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सम्मेलन में सर्वप्रथम स्थायी विकास का पूर्ण समर्थन किया गया था। तो उसका ध्यान रखना है, 1992 के आपके पृथ्वी सम्मेलन में सर्वप्रथम यहाँ पर पूर्ण तरीके से इसको यहाँ पर समर्थन दिया गया। दूसरा क्वेश्चन, फिर 10 साल बाद एक और सम्मेलन होता है जिसे हम रियो 10 के नाम से भी जानते हैं। 2002 में जोहानसबर्ग सम्मेलन, जो कि रियो 10 के नाम से जानते हैं, और इसका मूल मुद्दा क्या था? तो यहां पर सतत विकास, पहला जो शब्द यहां पर सतत विकास की जो अवधारणा यहां पर रखी गई, वो कब रखी गई? जोहानसबर्ग सम्मेलन 2002 में रखी गई। इसके बाद 2012 में एक और होता है, रियो 20 से नाम दिया गया, और यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो पूछा गया कि द फ्यूचर वी वांट, ये जो थीम है, ये शीर्षक है, ये किस सम्मेलन में सर्वप्रथम यहां पर रखी गई है, जिस पर किस सम्मेलन में इस पर चर्चा की गई। तो ये क्वेश्चन आपको जो आया था, तो इसका आंसर है 2012 में रियो डी जेनेरियो में, जिसे रियो 20 के नाम से भी जानते हैं, में यहां पर द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से यहां पर सतत विकास, स्थायी विकास को लेकर चर्चा की गई थी, और उसके बाद यहां पर सारी चीजें डेवलप हुई थी। अब एक बात आती है कि सर यहाँ पे संधारणीय विकास की बात तो कर रहे हैं, संधारणीय विकास मूल रूप से किन किन चीजों को लेकर काम करती है, तो इसके कितने लक्ष्य हैं, इसे भी क्वेश्चन पूछा गया कि संधारणीय विकास के अंतर्गत एसडीजी से गोल कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, तो यहां पर कितने गोल्स निर्धारित किए गए हैं? टोटल नंबर ऑफ 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं एसडीजी गोल्स के अंतर्गत। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें करनी है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के संधारणीय विकास को लेकर काम करेंगे। सबसे पहले नो पॉवर्टी, अर्थात कि पृथ्वी पे गरीबी का समापन अर्थात उन्मूलन कर देना है, कोई गरीब ना बचे, इसको लेकर काम करना है। जो गरीबी रेखा में हैं उनको उससे बाहर निकालना है, उनकी आय को बेहतर करना है, उनके खाने पीने की चीजों को उनको प्रोवाइडेशन करता था, गरीबी को समाप्त करना है। दूसरा, यहां पर सभी के लिए यहां पर जो होता है फूड प्रोवाइड कराना है, जिसके माध्यम से जीरो हंगर हो, हंगर यानी कि भूखमरी, कोई भूखा ना रहे, सबके पास खाने के लिए यहां पे संसाधन होने चाहिए, कुछ ना कुछ सबके पास यहां पर खाद्यान्न होना चाहिए, हमें इसे हासिल करना है। तीसरा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अर्थात कि यहां पर अच्छा स्वास्थ्य और जीवन शैली यहां पर लोगों को प्रदान करती हैं, ताकि फ्यूचर में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, जीवन प्रत्याशा बेहतर बढ़ेगी, लाइफस्टाइल वहां पर बेहतर होनी चाहिए। चौथा, क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात सभी के लिए एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रोवाइड करानी है, हर एक बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा। पांचवा, जेंडर इक्वलिटी, अर्थात जो महिला पुरुष वाला ये जो भेद है ना, लड़का लड़की का जो भेद है परिवार में चलता रहता है, समाज में चलता रहता है, जॉब्स को लेकर चलता रहता है, हमें इसे हर लेवल पे समाप्त करना है। जो जेंडर इक्वलिटी है उसे हर एक लेवल पे समाप्त करना है, चाहे पढ़ने को लेकर हो, चाहे जॉब्स को लेकर हो, चाहे अन्य किसी भी चीज को लेकर आप जेंडर इक्वलिटी क्रिएट करते हो, उसे हमें समाप्त करना है पूरी तरीके से। इसके बाद है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अर्थात कि वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा को सभी के लिए प्राप्त करना है। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा को यहाँ पे काम करना है, इसके लिए सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, आपको नाभिकीय ऊर्जा हो गई, इस प्रकार की ऊर्जाओं को लेकर हमें यहाँ पर काम करना है। इसके बाद आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्थात कि यहां पर एक सभी के लिए एक अच्छा कार्य काम यहां पर उपलब्ध कराना है, और इसके माध्यम से हमें क्या करना है, अपनी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ को डेवलप करना है, अर्थात आर्थिक आय जो है, आर्थिक समृद्धि जो है, उसे यहां पर तेज गति से अच्छे की ओर लेकर कार्य करें, आगे बढ़ाने के लेकर कार्य करें। नौवां लक्ष्य है इंडस्ट्री यानी उद्योग, इनोवेशन अर्थात नवाचार, और एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात की अवसंरचना, अवसंरचना अर्थात की सड़कें हो गई, स्कूल हो गए, बिजली हो गई, मेडिकल हॉस्पिटल हो गए, अस्पताल हो गए, ये सारी चीज़ें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत डेवलप करनी है। इसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटीज, अर्थात की जो भी असमानताएं हैं उन असमानताओं को भी हमें क्या करना है, कम करना है। 11वां यहां पे है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, अर्थात की जो समुदाय हैं और जो शहर हैं उनको सस्टेनेबल अर्थात संधारणीय बनाना है। अब संधारणीय के अंतर्गत क्या होगा, अर्थात कि आप ऐसे शहरों का, ऐसे सिटीज का निर्माण करें जैसे आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी में क्या है, अर्थात ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करें जो कि यहां पर लंबे समय तक यूज किया जा सके, जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। ऐसे मोटर वाहन उस सिटी में चलें जो कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हों। ऐसी तकनीकी का यूज करें जिससे कि वहां पर लाइफस्टाइल बहुत इजी हो जाए। तो यहां पर स्मार्ट सिटीज जैसी डेवलपमेंट को लेकर भी आपको काम करना है।
12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो यहां पर जो आपका उपभोग है, जो आप खाते हैं, कंजप्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और साथ साथ जो प्रोडक्शन अर्थात जो उत्पादन है, तो उत्पादन और उपभोक्ता के स्तर पे यहां पर चीजों को क्या करना है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। कई बार आपने रिपोर्ट्स में देखी होंगी कि खाना बहुत नष्ट किया जाता है, खाना बहुत बड़े स्तर पर नष्ट किया जाता है। आप जरूरत से ज़्यादा बना लेते हो और वही खाना फिर आप फालतू में फेंक देते हो, जबकि उसी खाने को कई लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने की स्थिति नहीं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो लॉकडाउन में। लॉकडाउन अचानक से हो गया, कई लोगों के पास खाने के लिए महीनों में कुछ नहीं था कि नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हो ना आप लोग, खाना जरूरत से ज़्यादा बना के और फिर फेंक देते हो। जिसके पास है तो वो ऐसा ही करता है, जिसके पास नहीं है उसको वहाँ पर इस सारी चीज़ों को इस तरीके से सबको प्रोवाइड करानी है कि सभी के पास यहाँ पर बराबर रूप से उपलब्ध हो सके। 12 हो गए। 13वां क्या है, 13वां कहता है कि क्लाइमेट एक्शन को लेकर काम करना है, अर्थात कि पर्यावरण को लेकर एक बेहतर कार्य योजना बनानी है, जलवायु को लेकर एक कार्य योजना बनानी है कि किस तरीके से हम क्लाइमेट को यहाँ पर बेहतर कर सकते हैं, क्लाइमेट में जो आपको परिवर्तन आ रहे हैं उसको किस तरीके से हम फिर आपको सही कर सकते हैं। इसके बाद लाइफ बिलो वाटर, अर्थात कि जो जल के नीचे का जीवन है, जैसे नदियों में आपने अपशिष्ट डाल दिए, आपको गंदगी कर रहे हो, वहाँ पोल्यूटेड कर रहे हो, जीवन नष्ट हो रहा है वहाँ पर, तो हमारे जो समुद्र के नीचे, नदियों के नीचे जो जीवन है उसे हम उसके लिए काम करेंगे। नदियों को स्वच्छ बनाना हो गया, जो भी आप अपशिष्ट पदार्थ पानी में डालो उसको नहीं डालना है, उसको रोकने के लिए कार्य नीति अपनानी है, तो उसको लेकर काम करना है। लाइफ ऑन लैंड, पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा, भूमि पर जीवन कैसा होगा, कैसे इसे बेहतर बना सकते हैं। पीस यानी शांति, जस्टिस न्याय एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जो आपको संगठित कह सकते हैं, सशक्त जो होते हैं इंस्टीट्यूशन अर्थात संगठनों की यहाँ पर निर्माण करना है, जो कि इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें, सभी के बीच एक शांति का माहौल उत्पन्न कर सकें, सभी के सद्भाव या भाईचारे का वहाँ पर क्रिएट कर सकें, और सभी को यहाँ पर न्याय प्रोवाइड करा सकें, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकें, तो इसको लेकर कार्य करना है। और 7वां और एट द लास्ट यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, अर्थात कि इन सारी चीज़ों को पाने को लेकर वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में एक दूसरे का क्या करना है, सहयोग करना है, ताकि हम इन सभी गोल्स को यहां पर प्राप्त कर सकें। और ये कब तक प्राप्त करने हैं, 2030 तक ये सारे गोल्स मिल जाने चाहिए। ये टारगेट है, ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन ये टारगेट है और ये सारे गोल्स हैं। आपको क्लियर है, क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर बात है कि एट द लास्ट अगर कुछ पॉइंट्स देखे हैं तो इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा ये लेक्चर, बाकी का हम कल करेंगे। इसमें कहा गया कि स्थायी विकास के पथ प्रदर्शक कुछ सिद्धांतों की बात की गई। कौन कौन सिद्धांत है जिसके माध्यम से स्थायी विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज, पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाए, अर्थात कि जो भी टेक्नोलॉजी आप विकसित कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके माध्यम से एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। जैसे कि यहाँ पर जैसे BS6 मानक अपनाते हैं मोटर वाहन, जो पॉल्यूशन कम उत्पन्न करेंगे, और पॉल्यूशन कम उत्पन्न करेंगे तो वायु जो होती है वो कम खराब होगी, वायु कम खराब होगी तो जो हम सांस ले रहे हैं, जो हवा होगी वो ज़्यादा शुद्ध होगी, और वायु शुद्ध होगी तो हमें जो बीमारियां इत्यादि हैं उससे हम बच पाएंगे। तो पहले क्या काम करना है, पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का मूल्यांकन करना है और उन्हीं परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है। दूसरा, उत्पादन का विकेंद्रीकरण करना है, अर्थात किसी एक देश के पास, किसी एक व्यक्ति के पास जरूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात जो भी आप उत्पादन कर रहे हो, ऐसे जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल, आपने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश की एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद। वहां पे क्या किया, उत्पादन का विकेंद्रीकरण कर दिया गया कि एक जिले में पर्टिकुलर एक ही तरीके का उद्योग अपनाया जाए और उसको उसके लिए फेमस किया जाए, वहां पर उससे रिलेटेड जो रोजगार उत्पन्न हो, दूसरे जिले में दूसरे के लिए, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। इससे क्या होगा, सब आपस में व्यापार करेंगे, हर किसी एक ही जगह पे विकास नहीं होगा, हर जगह इससे विकास होगा, हर जगह पे रोजगार उत्पन्न होंगे, हर जगह पे सामाजिक स्थितियां बेहतर होंगी, लोगों की आय बेहतर होगी, और ये सबसे अच्छा तरीका होगा उत्पादन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से यहां पर सभी चीजों को एक साथ प्राप्त करने को लेकर। तीसरा, संसाधन संरक्षण प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र को विकसित करना, अर्थात कि जो भी आप संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से संरक्षित, ऐसा ना जरूरत से ज्यादा दोहन नहीं करेंगे, और अगर आप कर लेते हैं तो यहां पर एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जो आपसे जवाब मांगे कि आपने ऐसा क्यों किया है। जैसे लाइसेंस देती है सरकार, देती है, कोयला खनन को लेकर देती है, या फिर कहीं कि आपको उत्पादन क्रूड ऑयल गैसेस को लेकर देती है, और वहां पे क्या होती है, हर एक कंपनी को यह बताती है आप कितना उत्पादन कर सकते हो। अगर कोई वहां पे कंपनी जो उससे ज्यादा उत्पादन कर रही है तो वहां पे सरकार क्या लगाती है, उन पे बैन लगा देती है।
लाइसेंस रद्द कर देगी और जुर्माना भी लगा देती है और जेल में भी डाल देती है। और इसके अलावा वहाँ पे ये भी कहेगी जो आपने नुकसान किया उसकी भरपाई भी करो। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऐसा जवाबदेही तंत्र विकसित करना जिसके माध्यम से यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर संसाधन का संरक्षण नहीं कर रहा है तो उसको किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं उसको लेकर काम करना। इसके बाद पारिस्थितिकी साक्षरता को लेकर काम करना। मूल रूप से प्रॉब्लम क्या है ना कि सरकार ही अकेले काम नहीं कर सकती। यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका तब होगा जब इसमें एक सामाजिक भागीदारी जुड़ेगी, और सामाजिक भागीदारी को जोड़ने के लिए क्या है, सबको शिक्षित होना चाहिए। और शिक्षित किस चीज़ में, एनवायरनमेंट को लेकर। उन्हें यह बताना जाना चाहिए कि एनवायरनमेंट का आपकी लाइफ में, आपके फ्यूचर में, आपकी वर्तमान में कितना और कैसे योगदान होता है, इसके परिवर्तन होने से क्या इफेक्ट आप पर पड़ रहा है, और यदि आप इसका संरक्षण करेंगे तो आपको इसको क्या लाभ होगा। अर्थात कि लोगों को यहां पर शिक्षा के माध्यम से बताना कि पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट क्या है और आपकी लाइफ में इसका क्या योगदान है। क्योंकि जब लोग समझते हैं ना कि एनवायरनमेंट क्या है तो वहां पर वो इस चीज का वेट नहीं करते कि सामने वाला कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां पर खुद अपने स्तर पर आप स्टेप उठा सकते हैं। अब जब वृक्षारोपण होता है, वृक्षारोपण सरकार तो करती ही करती है, बहुत सारे लोग अपने स्तर पर करते रहते हैं। तो आप कितने यहां पर सदुपयोग, जैसे कि आपको प्लास्टिक बैन की बात की जाती है, प्लास्टिक बैन करने का सबसे अच्छा एग्जांपल था कि यहां पे लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, लोगों को साक्षर किया कि प्लास्टिक कितनी यहां पे पोल्यूटेड, क्यों यहां पे बैन किया जा रहा है। क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई का खेल है, जब तक आप एज ए ह्यूमन आप किसी चीज की डिमांड क्रिएट करोगे, मार्केट में वो चीज बनती रहेगी। आपने प्लास्टिक खरीदना बंद कर दीजिए, आप एक झटके में प्लास्टिक के बनाने वाली कंपनियां भी बंद कर देंगी, और जब बनेगी नहीं तो फिर डिलीवर भी नहीं होगी। लेकिन वो तब तक बनती रहेगी जब तक आप उसको खरीदते रहेंगे, जब तक आप उसका क्रिएट करेंगे, उसको आप यूज करेंगे, और जब तक आप यूज करेंगे तब तक हर एक दुकानदार प्लास्टिक खरीदेगा, ले आएगा, उसी में आपको सामान भर के देगा और आप उसे ले जाते रहेंगे। तो ये प्रक्रिया सरकार ने कानून बना दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये लागू नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि ह्यूमन जो है उसको एनवायरनमेंट को लेकर जो साक्षरता होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। इसके बाद सामाजिक समूहों की सहायता लेना। अब सामाजिक समूह जैसे कि एनजीओ, कई सारे एनजीओ पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट को लेकर काम करते हैं, जल संरक्षण को लेकर कई एनजीओ काम करते हैं, कई आपको पौधरोपण को लेकर कार्य करते हैं, कई लोगों को शिक्षित करते हैं वहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर एनजीओ की एक बड़ी भूमिका है। अगर आप एनजीओ, क्योंकि एनजीओ के पास क्या होता है, बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो उनके पास क्या है, एक श्रम बल होता है, और उसका वो प्रयोग करके आप कई तरीके के कामों को सरकार मिल करके आम लोगों तक पहुँच सकती है। कारण सरकार के पास मानव जो श्रम है वो सीमित है और उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो एनजीओज के माध्यम से अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है, लोगों के बीच जा सकती है, उनको इस बारे में शिक्षित कर सकती है और ऐसे चीज़ों को करने से रोक सकती है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद वैश्विक स्तर पर देशों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण संधियां, जिसके जैसे पेरिस जलवायु समझौता। अब पेरिस जलवायु समझौता किया तो हर एक देश को वहां पर जो उसमें सम्मिलित होने, जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें अपने अपने स्तर पर क्या करना है, उन समझौतों के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करनी, उनको प्राप्त करने की कोशिश करनी है। जैसे कि क्या हो गया, 33% सभी देशों के पास जो उनकी टोटल भूमि है उसका 33% वनारोपण होना चाहिए या वृक्षारोपण होना चाहिए, वृक्ष होने चाहिए। अगर इस समझौते में आपने साइन कर दिया तो आपको लगवाने पड़ेंगे, नहीं तो आप अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन कर रहे हैं। तो लोग देश आपके साथ साथ व्यापार करना बंद कर दें, प्रतिबंध लगा दें, वस्तुओं पर टैक्स ज़्यादा लगा दें, तो आप क्या करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट हो रहे नुकसान को हम आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई एक ही काम नहीं होगा, ये सारे करने पड़ेंगे, तब तक आप इसे एनवायरनमेंट में आप कोई भी परिवर्तन नहीं देख सकते जब तक यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ काम करेगी। ये सब चीज़ चलेगी तब जाकर आपको कुछ समय के बाद एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। मानव द्वारा स्थायी विकास हेतु क्या क्या प्रयास किए गए। अब बात आती है कि आपने किया क्या है अब तक। आता है ना सर, हमने कुछ किया या हम बस पढ़ते रहते हैं, सब सुनते रहते हैं, संधियाँ होती रहती हैं। देखिए आपने कुछ किया, जैसे वनारोपण कार्यक्रम, कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से। सामाजिक और कृषि वानिकी होती है, जहाँ पर मनुष्य जो होते हैं, एक समुदाय जो होता है लगाता है। कृषि में जो होता है, आपको फसलें लगा दी, उसके आसपास जो होते हैं आपको पेड़ लगा देते हैं, मेड़ इत्यादि पर आपने देखा होगा, अगर कृषि के अंतर्गत आपने देखा होगा, गाँव जाते होंगे तो। मृदा संरक्षण को लेकर काम करते हैं। प्रति भूमि विकास कार्यक्रम होते हैं, धीरे धीरे उसमें सिंचाई के ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करते हैं, छोटी छोटी फसलें उसमें लगाते हैं, उसको फिर उत्पादन करते हैं, जिनको ऐसी फसलों का वहाँ प्रयोग किया जाता है जो कि कम पानी चाहिए होता है और लंबे समय तक वहाँ पर आप आसानी से उसको उपजाऊ बना सकते हैं।
कृषि जलवायविक प्रादेशिकरण की प्रक्रियाओं को विकसित करना, वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से जो वर्षा जल है उसको संचित करना, फसल चक्र प्रबंधन जिसके माध्यम से अलग अलग फसलों को लेना ताकि वहाँ पर मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखी जा सके और वहाँ पर साथ साथ अलग अलग चीज़ों का उत्पादन भी करना वहाँ पर आसानी से संभव हो सके, पानी के प्रयोग को लेकर भी वहाँ पर आसानी से बेहतर काम किया जा सके। शुष्क कृषि का विकास अर्थात कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कि जहाँ पर ऐसी फसलों को विकसित करना जहाँ पर आपको कम पानी लगता हो और जहाँ पर आपको जो होते तापमान को अधिक तापमान सहने की भी क्षमता रखती हो, तो ऐसे क्षेत्रों में शुष्क कृषि विकास कार्यक्रम को हमने वहाँ पर अपनाया है। एट द लास्ट देखें तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क 2018 से 22 के लिए एक प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत ने यहाँ पर इनके साथ एक समझौता किया और इस समझौता के माध्यम से भारत यहाँ सरकार मिलकर काम करेगी संयुक्त राष्ट्र के साथ, जिसके माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकें। ये बेसिकली 2022 तक के लिए है, 4 साल का ये समझौता है। इसमें किसके द्वारा यहाँ पर है तो 28 सितंबर 2018 को नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये एक 5 वर्षीय यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। अब इसमें से अगर देखें तो कुछ मुद्दे रखे गए हैं जिसके अंतर्गत इस समझौते के अंतर्गत काम करना है। पहला, गरीबी एवं शहरीकरण को लेकर गरीबी का समापन करना है और शहरीकरण के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल शहरीकरण को प्राथमिकता देना है। दूसरा, स्वास्थ्य को बेहतर करने संबंधी प्राविधियों को कार्य करना है, जिसमें जल एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मूल रूप से अगर जल दूषित है और अगर आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते तभी आपको स्वास्थ्य रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। तो यहाँ पर इंडिया में सभी को स्वच्छ जल की आपूर्ति करना है और लोगों को स्वच्छता के संदर्भ में वहाँ पर जैसे कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम चलाया गया था, तो उसके माध्यम से क्या करना है कि लोगों को यहाँ पर स्वच्छता के लिए शिक्षित करना है। शिक्षा को बढ़ावा देना है, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सभी के लिए सुनिश्चित करनी है, जलवायु परिवर्तन को वहाँ पे कम करने हेतु प्रयास करने हैं, हरित गृह प्रभाव से निपटने हेतु हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को, जिसमें भारत ने सौर ऊर्जा गठबंधन के तहत कार्य कर रहा है। आपदा से निपटने की तैयारी, जिसे एनडीआरएफ के अंतर्गत वहाँ पे कई सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजित किया जाता है। कौशल उद्यमिता, जहाँ पर लोगों को स्किल इंडिया प्रोग्राम है और स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से इस तरह की चीज़ों को विकसित करना। इसके अतिरिक्त रोजगार सृजन संबंधी कार्यक्रमों को योजनाओं को संचालित करना, मनरेगा जैसी योजनाएं इसमें विशेष रूप से प्रमुख हैं। लैंगिक समानता की ओर ध्यान देना, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं आपने इसमें देखी हैं। युवा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त अगर हम बजट देखें तो जो आपके बजट में करीब 11,000 करोड़ रुपए का जो बजट यहाँ पर निर्धारित किया गया है इस बार, जो इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेकर 11,000 का बजट यहाँ पे आवंटित किया गया है। और इसके अतिरिक्त सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य के द्वारा मिल करके इन सारी योजनाओं को प्राप्त करने को लेकर कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो कुछ एट द लास्ट आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें आती हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो कि परीक्षाओं में एज अ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1 लाइनर है जिसको हम जाते जाते देख लेते हैं और अपने टॉपिक को समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में जिसका आंसर फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया था, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? उसमें जो ऑप्शन सही था वो था झूम कृषि, क्योंकि मनुष्य प्राचीन काल में भी एक जगह रहता जब नहीं था तब भी क्या करता था, एक जगह आया, पेड़ों को साफ किया, कृषि किया और निकल लिया। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य की सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान, अर्थात कि वो तापमान जहां पर आप ज्यादा लंबे समय तक यहां पर काम और बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर काम कर सकते हो, वो तापमान कौन सा है? 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो और जो ह्यूमिडिटी हो वो यहां पर कितनी होनी चाहिए? 60। अर्थात कि 25 डिग्री के तापमान पर ह्यूमिडिटी यदि 60 है, अराउंड है, तो उस समय मनुष्य की जो कार्य क्षमता होती है वो सर्वाधिक प्रभावशील होती है, वो ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर काम कर सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। तीसरा क्वेश्चन, मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। इसके अलावा सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। मेघ बीजन में क्या प्रयोग करते हैं जो वर्षा जल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये गलत है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आयोडीन यौगिक का भी प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। एक और क्वेश्चन, भूमिगत जल अतिदोहन से सर्वाधिक प्रभावित शहर विश्व का कौन सा है? ब्रुकलिन, यूएसए में पड़ता है, जहां पर इतना ज्यादा आपने दोहन कर लिया कि वहां पानी ही खत्म ही कर दिया है पूरी तरीके से। इसके बाद ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार जो गैस हैं वो कौन सी हैं? तो यहाँ पर CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सबसे ज़्यादा जो गैसेज हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं आपके ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आपके ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है
तो दूसरा ध्यान रखिएगा, कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। यहाँ पर ये कई बार होता है, इसको ऑप्शन नहीं देते हैं और ये ऑप्शन वो रख देते हैं और सब यही पढ़ के जाते हैं, उसके बाद दूसरे में भ्रमित रहते हैं कि कौन सी होगी। इसके बाद ओजोन परत क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन ने लगाया। एक और क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपने सबने सुना होगा। यहाँ पर 3 अक्टूबर 1984 को हुई थी और इसमें कौन सी गैस का यहाँ पर मतलब कि लीक हो गई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी की स्थिति हमें देखने को मिली। एक और घटना हुई थी जिसको हम चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहते हैं। तो यहाँ पर 26 नवंबर आई थिंक सो यहाँ पर होगा 1986 को ये कहां पर हुई थी? यूक्रेन में हुई थी। एक और क्वेश्चन है, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना, यहां पर भी परमाणु को लेकर ही दुर्घटना ये हुई थी यूएसए में। तो यहाँ पे 26 मार्च 1979 को परमाणु ऊर्जा की लेकर यहाँ पर एक दुर्घटना आपको देखने को मिली। इसके बाद धारणीय या स्थायी विकास अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो यहां पर कौन है? ब्रेटलैंड है। इसके बाद धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र बताइए। हैं तो वहां पर कितने सारे हैं? 17 लक्ष्य हैं, लेकिन मुख्य जो 5 क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता। ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन में सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? क्रमशः सबसे ज्यादा जो भारत नवीनीकरण ऊर्जा के तौर पे अपनाता है, वहां पे सबसे अच्छा ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है आपका सौर, दूसरा है पवन और तीसरा है आपका जल विद्युत ऊर्जा। टॉप 3 में हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है सौर, पवन और जल ऊर्जा है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था जो कि डायरेक्ट परिभाषा से ही उन्होंने विश्लेषण करके पूछा था कि धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के संदर्भ में किस तरीके की यहां पर बात करता है? तो क्या किसकी बात करता है? अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की, क्योंकि 2 पीढ़ियों की बात की जा रही है ना, एक वर्तमान की और एक भविष्य की। तो किस तरीके की बात करता है? अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की। संवेदनशील होना चाहिए, आज की पीढ़ी क्या काम करेगी उसके लिए आवश्यकताओं की भी पूर्ति करनी है और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी हमें उसे सुरक्षित रखना है। तो हमें अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता रखनी है धारणीय विकास के संदर्भ में। इसके बाद भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? 1982 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर है आपका? नागपुर में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत कई सारे आपको अन्य कानूनों को इसमें सम्मिलित करके वहां पर संचालित किया जाता है। इसके बाद भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई? 1987 में। तो दैट्स इट। यहां पर आपका ये आज का हो गया टॉपिक समाप्त। इसमें हमने कई सारे फैक्ट देखे, एट द लास्ट कुछ हमने कॉन्सेप्ट देखे और एक पर्यावरण को लेकर जो आपकी समझ यहां पर होनी चाहिए, कई सारी चीजों को लेकर उसको भी हमने यहां पर समझ लिया। ये सिर्फ एक बेसिक क्लास थी आज की आपकी। कल से जो आपका टॉपिक शुरू होगा वो एनवायरनमेंट के बेसिक के साथ अब एडवांस लेवल की अलग अलग चीज़ों को लेकर इन डिटेलिंग आपके कॉन्सेप्ट कल की क्लास से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? ऑनलाइन में भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, यदि आपको किसी प्रकार का कोई टॉपिक आज हमने जो पढ़ा यदि कोई डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों के कोई डाउट नहीं है? पर्यावरण तो गरीबी पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। गरीबी, हाँ देखिए पर्यावरण का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान कहने का मतलब है, अगर आपने एक किसान का एग्जांपल लेते हैं, सबसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। पर्यावरण जो किसान है उसके लिए आधार क्या है उसकी आय का? कृषि। और कृषि किस पर डिपेंडेंट है? मानसून पर, जलवायु पर। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो क्या है? तापमान जो जलवायु में परिवर्तन लेकर आती है। जलवायु में परिवर्तन कैसा लाती है? कभी वर्षा हो गई, कभी सामान्य हुई, कभी नहीं हुई। और मान लीजिए जिस साल नहीं हुई, सूखा पड़ गया। जो किसान सिर्फ कृषि पर निर्भर था उस साल फसल हुई नहीं। जो गरीबी रेखा के ऊपर था वो गरीबी रेखा में आ गया। दूसरा, उल्टा भी तो भी प्रॉब्लम, जरूरत से ज्यादा वर्षा हो गई और उस टाइम हो गई जब नहीं होनी चाहिए थी, जब उसकी फसल तैयार थी, तब वर्षा हो गई, सारी फसल बह गई। तो भी क्या हुआ? गरीबी रेखा में चला गया। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट या पर्यावरण का जो भी इफेक्ट है, अगर दुष्प्रभाव पड़ेगा तो गरीबी भी बढ़ेगी। समझ में आई बात? तो गरीबी भी आपको बढ़ेगी और गरीबी बढ़ेगी, फसल खराब होगी तो भूखमरी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो किसान गरीब नहीं होगा उस गरीबी से, क्योंकि उसकी फसल बह गई।
क्योंकि वही फसल हमें मिलने वाली थी। हम पैसा चाहे जितना कमा लें, लास्ट में थाली में जो होती है ना रोटियां चाहिए होती हैं, उस रोटियों के लिए ना वो किसान जिम्मेदार है जो दिन रात पसीना एक करके रोटियां निकाल वहाँ पे अनाज उगाता है, और उसकी फसल बह जाती है तो आपको लगता है कि अरे किसान का गया, मेरा क्या गया। लेकिन उस दिन जब पता चले जिस दिन आपको रोटियां नहीं मिलेंगी आपकी थाली में, तो वो भूखमरी फिर जनरेट होगी। पैसा, क्योंकि पैसा तो खा के रहने वाले नहीं हो, रोटी एट द लास्ट चाहिए होगी, फिर पैसा भी काम नहीं आएगा, फिर भूखमरी तो बड़े बड़े अमीरों को हो जाएगी। सर एनवायरनमेंट से अगर एक भी चीज कोई डिस्टर्ब होती है तो पूरा एनवायरनमेंट से नहीं प्रकृति खत्म हो जाती है। चलिए, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बाकी कोई डाउट यहाँ पर किसी के नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए बुक बताना है, मैंने स्टार्टिंग में आपको स्रोत बता दिए थे। परीक्षा वाणी आप ले सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं उसके लिए। माजिद हुसैन जी की बुक है वो आप ले सकते हैं। लेकिन एट द लास्ट देखिए, सेल्फ स्टडी अपने स्तर पर करके आइए। कल का जो टॉपिक है वो रहेगा आपका इकोसिस्टम पढ़ के आना है। कल का सेम टाइम पर हम वहाँ पर स्टार्ट करेंगे और सभी लोग वहाँ पर उपस्थित रहिएगा। चीज़ों को समझते चलेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखेंगे और सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और सेम टाइम पे। आज थोड़ा सा क्लासेस को लेकर थोड़ा समय भी पीडीएफ के कारण खराब हुआ है, तो कल इसे ठीक कर लेंगे। कल 11 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, गुड लक। जाइए, अब पढ़ना है सब लोग। टॉपिक क्या रहेगा? इकोसिस्टम पढ़ के आना है। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। कुछ नहीं कह तो ये रहा था नहीं सर, यदि यहाँ से पृथ्वी से कोई एक सी वस्तु या चीज